हेलो 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 बच्चों, कैसे हो सभी लोग। चलो, तो आज जो है हम लोग एक बहुत ही मजेदार टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है ना। तो हम लोग पूरे प्रैक्टिकल के साथ जो है इस चैप्टर को समझेंगे। और मैं कहता हूं कि इस चैप्टर पढ़ने के बाद जो है तुम लोग को और इस चैप्टर को पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये चैप्टर पढ़ लेने के बाद, अभी ये क्लास करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग को इस चैप्टर को फिर से दोबारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसा समझ में तुम लोग को आने वाला है चैप्टर। हम लोग पूरे प्रैक्टिकल के साथ जो है इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मैं सेटअप वगैरह लेकर के आया हूँ सारा। जो है एक्सपेरिमेंट का हम लोग टॉपिक एक्टिविटी के साथ जो हम लोग करेंगे, पूरे एक्टिविटी के साथ हम लोग इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन है। चलो तब स्टार्ट किया जाए। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्या होना चाहिए? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल चेंज से ही हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन के रूप में दिखा सकते हैं, फिजिकल को नहीं दिखा सकते हैं। तो बताओ, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो फिजिकल चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंज किसको कहते हैं। अब फिजिकल चेंज को समझने के लिए मान लो कि ये जो पेपर है ना, ये जो पेपर है, अगर इस पेपर को मैं फाड़ूं, ऐसा फाड़ देते हैं इस पेपर को, तो बताओ फाड़ने के बाद इसमें इसका कौन सा प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, इसके किस प्रॉपर्टीज में चेंजेस आया है, बताओ। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई बताओ, कोई नया सब्सटेंस बना है क्या? पेपर को फाड़ने से पहले भी पेपर था और इस पेपर को फाड़ने के बाद भी हमारा पेपर ही है। कोई नया सब्सटेंस का चेंज इसमें नहीं हुआ है, बस छोटे छोटे पीस में बदल दिए हैं। इसको चाहो तो फिर से वही पेपर अरेंज करके गम से इसको फिर से वैसा पहले जैसा कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज कहलाएगा फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। बात समझ में आया क्या? फिजिकल चेंज क्या? एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब जैसे मान लो कि बर्फ लेते हैं, आइस लेते हैं, क्या लेते हैं? आइस लिया जाता है, ठीक है ना। कुछ आइस लेते हैं, जैसे मान लो कि ये मानो क्या, ये आइस लेकर के आए हैं हम, ठीक है ना, ये आइस है। तो अब बताओ, ये आइस जो है अगर इसको 2 घंटा रख देते हैं तो पिघल के वाटर बन जाएगा, पिघल के पानी बन जाएगा। अब बताओ, इसके में चेंज आया है, इसमें क्या आया चेंज? इसके स्टेट में चेंज आया। अब बताओ, इसके स्टेट में जो चेंज आया है तो वो कैसा चेंज है? वो फिजिकल चेंज है। बताओ, पानी, बर्फ जो है अभी भी ये वाटर के फॉर्म में है, बस स्टेट बदला हुआ, सॉलिड फॉर्म में। जब इसी बर्फ को हम क्या कर देंगे? पिघला देंगे, तो पिघलाने से ये क्या बन जाएगा? ये वाटर बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा। क्या बन गया? ये पानी बन गया। तो बताओ, ये पानी भी और ये वाटर जो लिए हैं, बर्फ जो लिए हैं और ये पानी जो लिए हैं, दोनों H2O है। दोनों क्या है? H2O है। इसमें कोई नया सबस्टांस बना क्या? नहीं, कोई नया सबस्टांस नहीं बना। मतलब इस तरह का चेंज, इसमें कोई चेंज अगर हो रहा है और नया सबस्टांस नहीं बन रहा है, न्यू फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल चेंज के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। बात क्लियर है ना? फिजिकल चेंज क्या होता है? कोई दिक्कत है फिजिकल चेंज में? अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। अब बात किया जाता है केमिकल चेंज में। अब मान लो इसी पेपर को हम फाड़ने के बजाय, इस पेपर को फाड़ने के बजाय इस पेपर को जला दे। इस पेपर को क्या करें? जला दे। इस पेपर को जला दे। फाड़ने के बजाय इस पेपर को क्या करें? जला दे। इस पेपर को जला दें। अब बताओ, इस पेपर को जलाने के बाद क्या होगा? फैन चल रहा है, रुको एक सेकंड। इस पेपर को फाड़ने के बजाय आप पेपर को जलाते हैं। बताओ, जलाने के बाद क्या बना? जलाने के बाद क्या हो रहा है? इसमें ऐश बच रहा है। क्या बन रहा है? ऐश। ये एक नया सबस्टांस है। ये क्या है? एक नया सबस्टांस हो रहा है। मतलब एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे केमिकल चेंज कहेंगे। वुड को जलाओ, पेपर को जलाओ, किसी को भी जलाओ, केमिकल चेंज होता है। किसी को भी जलाओ, क्या होगा? केमिकल चेंज। तो ये क्या चीज है? ये एक तरह का क्या? केमिकल चेंज है। ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का केमिकल चेंज है। ये एक तरह का क्या देख रहे हैं? ये एक तरह का पेपर का बर्निंग होना, पेपर जो जल रहा है, पेपर जो जल रहा है, ये क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज। इसमें क्या हुआ है? एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ है। ये ऐश है। ये क्या हो गया? ऐश में बन गया, एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ। बात क्लियर ना है? तो क्या कह सकते हैं हम लोग हैं? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, बात समझ में आया क्या? फिजिकल चेंज, तो केमिकल चेंज में एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, जबकि फिजिकल चेंज में एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर ना? इसी को कहते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो उम्मीद करते हैं ये तुम लोग को अच्छे से आया होगा समझ में। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है।
ठीक है ना। और एक फिजिकल में क्या होता है, केमिकल में क्या होता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या 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 किया गया है, वुड को जला दिए हैं, ठीक है ना, हम पेपर को जलाएं, ये सब क्या हो गया, इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, इसको कहेंगे क्या, केमिकल चेंज कहेंगे। अगर हम क्या करते हैं, आम, कच्चा आम लिए, क्या लिए, कच्चा आम लिए। अब बताओ जो कच्चा आम जो अपने पास में है, ठीक है ना, अब बताओ ये पक जाएगा, ये पकने के बाद जो ऐसा हो जाएगा, इसको हम काट के लाएं आम को, ये जो क्या हो गया, ये पक जाएगा, पकने के बाद इसका कलर कैसा चेंज आया है, इसके टेस्ट में भी चेंज आएगा, मतलब पकने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो एक ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है ना, उसको केमिकल चेंज, मतलब इसमें एक तरह का केमिकल चेंजेस हुआ। क्या हुआ, केमिकल चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। जो आयरन जो रहता है, आयरन मेटल जो लेते हैं आयरन, ये देखो क्या था, जब मेटल जब नया नया था ना तो चमचमाता हुआ ऐसा दिखता था, लेकिन जब ये पुराना हो गया, जब इसको छोड़ दिया ऐसी एटमॉस्फेयर में, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ में वाटर के साथ रिएक्ट करके इस पे एक तरह का लेयर लग गया। किस चीज का लेयर है ये, आयरन ऑक्साइड का लेयर है। बताओ आयरन ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से इसका कलर चेंज हुआ है, इसका कलर क्या हुआ, चेंज, और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। इसी को कहते हैं क्या, केमिकल चेंज कहते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसमें केमिकल चेंज हुआ है। क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ। बात समझ में आया ना। जबकि पेपर को फाड़े थे तो क्या हुआ, इसमें फिजिकल चेंज हुआ। यही हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हम फूड को खाएंगे, फूड कंज्यूम करते हैं, फूड हम लोग लेते हैं। अब बताइए फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब बताइए डाइजेस्टेड फूड जो है हमारा, फिर से ये चीज बन जाएगा क्या, हम इसको खा के पचा दिए, अब पचाने के बाद फिर से बोलेंगे कि नहीं हमको दो, वो जो खाया था दो, फिर वापस लाओ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या नहीं ना पॉसिबल है। मतलब ये हमारा एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है, और ये हमारा क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। क्लियर है, बात समझ में आया। तो हम लोग बोल सकते हैं चेंज दो तरह का होता है, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब है चेंजेस, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि क्या होगा केमिकल चेंज में, अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच अ सम न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें सम न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए पका हुआ आम में, आम का में जो पका हुआ था उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ठीक है, जिससे हम लोग का जो मीठा लगता है वो वैसे खट्टा लगेगा आम वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद पेपर को फाड़ दिए तो पहले भी पेपर बाद में पेपर, लेकिन जला दिए तो ऐश बन गया, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। जंग लगा, जंग लगने से क्या, जंग लगा था पहले आयरन था, लेकिन जंग लगने के बाद क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। तो इसमें क्या हो गया, एक तरह का केमिकल चेंज हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी को कहते हैं, कह सकते हैं फिजिकल चेंज अफेक्ट द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस। क्या कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस जो रहता है वो अफेक्ट करेगा बस फॉर्म में, क्या करेगा, फॉर्म को अफेक्ट करेगा, मतलब उसका स्टेट बदल देगा। वो सॉलिड स्टेट था वो लिक्विड स्टेट में हो गया। आइस को देखें, पहले हमारा वाटर ही था लेकिन सॉलिड फॉर्म में था, अब भी वाटर है, पानी बनने के जब लिक्विड फॉर्म में हो गया तो भी वाटर है, लेकिन क्या होगा, उसका स्टेट बदल गया। तो ये क्या करता है, इसके फॉर्म में जो है वो चेंजेस लाएगा, इसके केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में चेंज लाएगा, इसके स्टेट में चेंज लाएगा, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन, इसके केमिकल कंपोजिशन पे चेंजेस नहीं करेगा। जबकि इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें तुम्हारा केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस हो जाएगा, और कुछ प्रॉपर्टीज भी उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कुछ प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, बदल जाता है। बात समझ में आता है, कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो ये क्या हो गया, आइस का पिघलना, क्या होगा, आइस जो पिघला वो क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ दूसरा चीज, आइस की जगह कोई दूसरा एग्जांपल अगर मैंगो वाला लेते हैं, क्या हो गया, केमिकल हो गया। अब इसका केमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जांपल हम लोग कर के भी देखेंगे। इससे फिजिकल हो गया, आइस का पिघलना क्या हो गया, फिजिकल हो गया। आइस का पिघलना क्या हो गया, देख सकते हैं, देखो पिघल गया, ये क्या हो गया, ये पिघल गया। फिर इसको रेफ्रिजरेटर में जाकर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो गया, बताओ क्या हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। मतलब फिर से उसी फॉर्म में ले आए कि नहीं ले आए, मतलब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके फॉर्म में चेंजेस आया है, इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आया है। बात समझ में आया है। चलो अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है
ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करता है एक साथ ईच अदर एंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करता है और एक न्यू प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम लोग, इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, केमिकल रिएक्शन। इसको और दूसरे वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं एनी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। बस क्या होता है, और स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट हो जाता है। यहां पर क्या बोल सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट हो जाता है, एटम का पोजीशन बस बदल जाता है। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल सब्सटेंस का रीअरेंजमेंट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे जंग लग गया तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीजन जो था अपना पोजीशन स्ट्रक्चर बदल के आयरन के साथ में कंबाइन हो गया, तो आयरन ऑक्साइड बना दिया है ना। अगर हम दही, मिल्क जो था, मिल्क से क्या बन गया, कर्ड बन गया। तो यहां पर भी क्या हो गया, केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आया। किस में चेंज आया, इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आया, मतलब केमिकल प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक तरह का क्या हो गया, प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंस इंटरेक्ट करके एक न्यू प्रॉपर्टी वाला न्यू सब्सटेंस बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब जैसे एग्जांपल मेरे पास में है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ क्या है, मैग्नीशियम रिबन। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ में बर्न करते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक ना। तो ये एक तरह का क्या हो गया, प्रोसेस है, दो सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट किया और इसका प्रॉपर्टी बदल गया। अब कैसे प्रॉपर्टी बदल गया, चलो इसको हम लोग देख करके समझते हैं, इसको करके समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। चलो, तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग बर्न करते हैं मैग्नीशियम के रिबन को अगर बर्न करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखो इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग है। ये मैग्नीशियम देखो कैसा रंग का है, ये सिल्वर रंग का होता है, ठीक है ना। कैसा होगा, ग्रे रंग का होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो कंबाइन होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, तो एक नया सब्सटेंस है यहाँ पर। हम लोग इसको अगर बर्न करें, देखो बर्न करने के बाद देख सकते हो तुम लोग इसको, देखो बर्न हो गया, ये क्या हो गया, बर्न हुआ। अब देखो बर्न होने के बाद देख सकते हो, बर्न होने के बाद इसको देख सकते हो, इसको बर्न कर देते हैं हम। बर्न होने के बाद देख सकते हो उसको, देखो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ये पाउडर के फॉर्म में। कैसा फॉर्म में है ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये पाउडर के फॉर्म में दिख रहा है। कैसा फॉर्म में दिख रहा है, ये देख सकते हैं हम लोग, पाउडर के फॉर्म में दिख रहा है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में दिख रहा है। इसका कैसा नेचर है, इसका ग्रे कलर का है। तो बताओ ये ग्रे कलर से व्हाइट कलर बदल गया, मतलब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि दो सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन करके न्यू प्रॉपर्टी वाला एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बात क्लियर है ना। तो मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ किया, और क्या चीज का फॉर्मेशन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहां पर कर रहा है। तो देख सक रहे हैं क्या, यह एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, एक नया सब्सटेंस का। तो एक ऐसा चेंजेस जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसी को तो केमिकल चेंज कहते हैं। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब आगे इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। चलो अब देखो क्या है, वही चीज है कि मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद एक व्हाइट डेजिंग लाइट हम लोग को मिलता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टोंग, जैसा कि टोंग लिए थे और
बंसन बर्नर में जलाए थे तो मैग्नीशियम का क्या बना है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, तो चलो तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर ऐसा होता है। तो देखो इसका ऐसा सब्सटेंस का नेचर और इसका नेचर ऐसा है, तो देख सकते हैं कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है इसका। अब बताओ इसी को बोलेगा पाउडर फॉर्म का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसी को तुमको लाना है किसमें, रिबन में लाना है, तो क्या आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर हम लोग एक ऐसा रिएक्शन देखेंगे जिसमें कलर में चेंजेस आएगा। किसमें चेंज आएगा, कलर में। हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, क्या लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद लेंगे लीड नाइट्रेट, क्या लेंगे, लीड नाइट्रेट। मेरे पास में पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट तैयार किया हुआ है। ये क्या हो गया, ये मेरे पास में है लीड नाइट्रेट, ये क्या है अपने पास में, लीड नाइट्रेट, और ये क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। तो अगर लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद क्या बनता है, हम लोग को बनता है लीड ऑक्साइड बनता, लीड आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, लीड आयोडाइड बनता है, और क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इसी के वजह से, इसके वजह से जो लीड आयोडाइड है ना, इसके वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो रंग का हो जाता है। तो उसके कलर को देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है तुम लोग भी। देखो ये क्या चीज हो गया, ये मेरे पास में हो गया लीड नाइट्रेट हो गया। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। जब लीड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को जब डालते हैं, देखो क्या हो गया, इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर कैसा हो गया, कैसा हुआ इसका कलर, देखो येलो रंग का हो गया ना। कैसा कलर का हुआ इसका, येलो रंग का हुआ। कैसा कलर हुआ है, येलो रंग हुआ है। कैसा हुआ है, येलो रंग हो गया। अभी कैसा कलर था, कलरलेस था, लेकिन डालने के बाद कैसा हो गया, येलो रंग का फॉर्मेशन हो गया। मतलब यहां पर एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, लीड आयोडाइड। क्या बना है, लीड आयोडाइड। इसी के वजह से इसका कलर में चेंजेस आया, मतलब नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब एक तरह का केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया है इसमें। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं टॉपिक को। देखो यहाँ पर इसी तरह से और भी रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में कोबाल्ट को डालेंगे तो क्या बनेगा, तो कोबाल्ट क्लोराइड को डालेंगे तो ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा, कलर में चेंजेस आया है। अब बताओ, तुमको बोला गया है कि फिर से वही चीज लेकर के आओ, जो पहले लिया था उसको लेकर के आओ, तो ला पाएंगे क्या, नहीं ला पाएंगे। मतलब यहाँ पर नया बन गया, रिवर्स इसको नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है। कैसा है ये, इरिवर्सिबल है। समझ में आया क्या। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एक बीकर लेते हैं, उसमें हम लोग HCl एसिड लेते हैं, उसमें जिंक का कुछ कुछ टुकड़ा डाल देते हैं, तो क्या होगा, एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा, गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। अच्छा ये दूसरा रिएक्शन है, ठीक है ना, ये दूसरा रिएक्शन है। वो दिवाली में जो नहीं सांप वाला जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ देखो, अगर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं। क्या लेते हैं, मेरे पास में कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। अगर इस कॉपर सल्फेट में हम लोग नीडल कांटी डाल देंगे, क्या डाल देंगे, कांटी को ऐसे डाल देते हैं, कांटी को ऐसे डाल देते हैं, और डालने के बाद कुछ समय तक इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो अभी इसका कलर कैसा था, अब देखना, कुछ समय के बाद डालने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर जो है वो रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड और आयरन के निडल में क्या होगा, रिएक्शन होगा। इसको कुछ समय तक छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो इसको रहने देते हैं। एक कांटी को हम क्या किए, कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर सल्फेट में इसको डाल दिए, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग नोटिस करेंगे कुछ समय के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ना कुछ क्या होगा, केमिकल चेंजेस आएगा, मतलब एक तरह का नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया क्या होता है केमिकल रिएक्शन, क्या होता है केमिकल चीज। इतना सारा चीज केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए सब किए हैं, ठीक है ना। चलो अब बात वही करते हैं। देखो एक क्या किए, एक बीकर ले लिए, कॉनिकल फ्लास्क ले लिए, कॉनिकल फ्लास्क में क्या किया, HCl डाल दिए। क्या डाल दिया, HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग डाल दिए। अब बताओ इसमें जिंक का छोटा छोटा ग्रेनुल्स अगर डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन करेगा। यहाँ क्या होगा, देखो जैडन जो हमारा है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, हमारा H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। और जैडन H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो गया, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा, इसको भगा देगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और साथ में H2 गैस। तो वही H2 गैस निकल करके ये पाइप से यहाँ से निकल करके जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को सोपी वाटर में कलेक्ट करके बुलबुला जो बनेगा, उसको आग से जलाएंगे तो पॉप साउंड निकलेगा। कैसा साउंड निकलेगा, पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड निकला मतलब हाइड्रोजन गैस बना है। यहाँ क्लियर है, बात समझ में आया क्या। चलो देख सकते हैं ये गैस निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, गैस निकल रही है। जब हम लोग जिंक को जब HCl के साथ रिएक्शन किएंगे तो HCl का क्या निकलेगा, H2 जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और जिंक क्लोराइड हमारा बाहर निकलेगा। ये क्लियर है, बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है। तो ये रिएक्शन हमारा होगा इसमें। चलो इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो क्या है, इसी तरह से किसी चीज को जला दो तो जलाने से भी क्या होगा, एक तरह का केमिकल चेंज होगा इसमें। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा
प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरेक्ट करता है, कंबाइन करता है और एक नया सब्सटेंस, न्यू प्रॉपर्टी वाला नया सब्सटेंस बनाता है, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद करते हैं समझ में सबको अच्छे से आया होगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट केमिकल चेंज। तो जो केमिकल रिएक्शन जो होता है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तरह का केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ स्पीसीज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन इनटू न्यू स्पीसीज। जो नया चेंजेस जो बना है, जो नया चेंजेस हुआ है उसी चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया कि नहीं आया? केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अभी जितना भी चेंजेस देखें इसी को ना रिप्रेजेंट किया। इसका कलर कैसा बदल गया तो चेंजेस ना हुआ है, तो चेंजेस को ना देखें हम लोग इसमें, तो किसी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। कौन? केमिकल रिएक्शन। अब देखो क्या होता है, कोई रिएक्शन अगर लिखते हैं ना तो जो इंटरेक्ट करता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है ना उसको कहते हैं प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट और दूसरा क्या होता है, जो नया चीज बनेगा उसको प्रोडक्ट कहेंगे। देखो ये चीज क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? इसको प्रोडक्ट। और जो चीज लिए थे ना उसको क्या कहेंगे? उसको रिएक्टेंट कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इनिशियल वाला जो सब्सटेंस होता है उसको रिएक्टेंट, और फाइनली जो सब्सटेंस हमको मिलता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट हमेशा किधर लिखा जाता है? लेफ्ट साइड में, और प्रोडक्ट हमेशा किधर लिखा जाता है? राइट साइड में। और एरो का हम लोग साइन देते हैं किधर की तरफ? जिधर प्रोडक्ट बनता है उधर की तरफ एरो का साइन हम लोग देते हैं इसमें। ठीक, तो अब देखो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ केमिकल चेंजेस। तो कैसे तुम पता लगाओगे कि किसी में केमिकल चेंजेस हुआ है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ केमिकल चेंजेस? तो सबसे पहला होता है कलर में चेंज होना। क्या में चेंज होना? कलर में चेंज हो जाना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलर में चेंज वाला का एक एग्जांपल बताओ, तो ये वाला एग्जांपल दे सकता है। समझ में आया ना? कलरलेस पहले था, रिएक्शन कराने के बाद क्या बन गया? बन गया हमारा येलो कलर। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को जब लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लीड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो लीड आयोडाइड के कलर येलो होने की वजह से इसका कलर हमारा येलो बन जाता है। तो ये हमारा हो गया कि अगर कभी केमिकल रिएक्शन हुआ है मतलब कलर में चेंज आएगा। मतलब किस में चेंज आएगा? कलर में चेंज आएगा। पहला चीज हो गया चेंज इन कलर हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन भी इसका एग्जांपल हो गया। अब बताओ चमचमाता हुआ ये अगर लोहा का टुकड़ा लेंगे तो बहुत ही चमकदार होता है, लेकिन जब रख देंगे 2-3 महीनों तक ऐसे ही खुले ग्राउंड में रख देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ऐसा देखो कि हो जाएगा। तो कलर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ चेंज? तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है इसमें। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स से कैसे पहचान करोगे? पहला हो गया कि चेंज इन कलर, दूसरा हो गया चेंज इन स्टेट, इसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर जो है प्रिसिपिटेट जम गया। देखो नीचे देखो 2 लेयर तुमको दिख रहा है, तुम लोग को इसमें 2 लेयर दिख रहा होगा। दिखा? 2 लेयर दिखा कि नहीं दिखा? एक नीचे और एक ऊपर। तो नीचे वाला जो लेयर जो दिखा ना इसको कहते हैं प्रिसिपिटेट। क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट कहते हैं। अब ये प्रिसिपिटेट थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म का होता है। तो बताओ पहले लिक्विड था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो एक प्रिसिपिटेट बन गया। तो स्टेट में चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ? इसमें एक तरह का स्टेट में चेंज यहाँ पर देखने को मिला। किस में चेंज मिला? स्टेट में चेंजेस देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब बताओ मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किए थे, उसका स्टेट कुछ अलग था, लेकिन पाउडर बच गया, उसका स्टेट अब कुछ अलग है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? स्टेट में चेंजेस आया। क्या में चेंज आया? इसके स्टेट में चेंज आएगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। देखो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ? प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ? प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन होगा। अगर हम लोग देखे थे कि जिंक के ग्रेनुअल्स को या मैग्नीशियम के ग्रेनुअल्स को हम लोग एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? वहां से गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? H2 गैस निकलेगा। अगर कभी ऐसा हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, समझ जाना केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसमें क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। अगर तुम क्या करो याद करो कि घर में जो पुराने टाइम में जो पुताई वगैरह हुआ करता था, चूना को पानी में डाला जाता था फूलने के लिए। अब वो चूना जो था वो क्या होता था, पानी में जाते ही एक बुलबुला निकलने लगता था, उबलने लगता था और उससे हीट निकलता था। तो पता उसमें क्या हुआ कि हीट निकल रहा है, केमिकल चेंज उसमें हुआ है। अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, हम लोग क्या करते हैं? HCl को लेते हैं। किसको लेते हैं? HCl को लेते हैं और NaOH को लेते हैं। जब दोनों को रिएक्शन कराएंगे ना तो इसमें क्या होगा? बीकर मेरा बहुत हीट हो जाएगा। बीकर हीट हुआ मतलब हीट रिलीज किया, वो क्या किया? हीट रिलीज कर रहा है, मतलब एक तरह का केमिकल चेंज हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर में बदलाव हुआ। तुमसे पूछा जाएगा कि कैसे तुम डिटरमाइन करेगा, कैसे तुम पता लगाएगा
केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसको चेक करने का अपने पास कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। पहला फीचर्स है क्या, चेंज इन कलर, दूसरा चेंज इन स्टेट, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगला क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। इसका एग्जांपल हम लोग देखें, कलर में चेंज हो जाने वाले एग्जांपल हम लोग देखें, ठीक है ना। हम लोग देखें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को हम लोग देखें, हम लोग प्रेसिपिटेट कराएं इसका, ठीक है ना। हम लोग इसका रिएक्शन देखें, इसका रिएक्शन हम लोग देखें, तो क्या है कि कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पहचान छोड़ देगा। वो पहचान को देख करके हम लोग पता लगाएंगे, वो अच्छा 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 हाँ इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये सब किया मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है इसमें। इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बात क्लियर है सबों को। चलो अब बात करेंगे, जब कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा ना तो एटम बदलेगा नहीं, एटम अपना स्थान चेंज करेगा, एटम का फेस नहीं बदलेगा, वही एटम जगह बदल लेगा। एटम क्या कर लेगा, अपना जगह बदल लेता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो कह सकते हैं व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन अकर, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा ना तो बॉन्ड जो रिप्रेजेंट होगा उसमें रिएक्टेंट का बस ब्रेक करेगा, और वो ब्रेक करने के बाद दूसरे के साथ फॉर्म कर लेगा। बॉन्ड का ब्रेक होगा और दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। एक के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा और दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे मान लो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, क्या है ये, एक मॉलिक्यूल है। तो होता क्या है मॉलिक्यूल्स का, यहाँ का इसका बॉन्ड टूटा, क्या करेगा, इसका बॉन्ड टूटा। ये क्या क्या है, देखो इसका बॉन्ड जो है, व्हाइट वाला एटम जो है वो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटा और क्या किया, दूसरे के साथ जब रिएक्ट करा तो दूसरा एटम यहाँ पर कंबाइन हो गया। तो बताओ अब ये क्या हो गया, नया सब्सटेंस बन गया। मतलब बॉन्ड का ब्रेक होता है और बॉन्ड फिर दूसरा वाला एटम यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा फिर जाकर के दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो कह सकते हैं व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन अकर द बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट स्पीसीज ब्रेक एंड न्यू फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्म रिजल्ट इन द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनता है, नया बॉन्ड फॉर्म हुआ तो नया बॉन्ड फॉर्म हुआ तो नया प्रोडक्ट बना, क्या बना, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब देखो क्या होगा कि एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब बताओ इसका जो बॉन्ड है, बात समझना, इसका जो बॉन्ड है, इसका 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 जो बॉन्ड है, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी लगाए कोई चीज टूटता नहीं है। किसी चीज को तोड़ने के लिए जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक एनर्जी नहीं लगाएंगे, टूटेगा नहीं। तो बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं बॉन्ड को, इसको तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के लिए एनर्जी लगाए हम। बिना एनर्जी लगाए टूटता क्या, नहीं टूटता। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगाना पड़ता है। और जिस रिएक्शन में एनर्जी देते हैं, एनर्जी को दे रहे हैं हम लोग रिएक्शन कराने के लिए, लो तुम एनर्जी लो तब रिएक्शन करो, उसको कहते हैं इंडोथर्मी। क्या बोलते हैं, इंडो, नाम से क्लियर हो रहा है। देखो इंडोथर्मी, देखो इंडोथर्मी, इन का मतलब हो गया अंदर, दो का मतलब दो मांग रहा है, देखो अंदर दो एनर्जी, एनर्जी हमें दो, एनर्जी हम यहाँ अंदर दो, तब हम रिएक्शन करेंगे। तो इंडोथर्मी रिएक्शन, अंदर एनर्जी दो तब रिएक्शन करेंगे, उसको कहते हैं इंडोथर्मी कहते हैं। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसा होता है, रिएक्शन हुआ ना तो वो क्या हो जाएगा, उस बीकर से ठंडा निकले, बीकर से क्या होगा, बीकर ठंडा पड़ जाएगा। मतलब क्या करेगा हम लोग कह सकते हैं क्या, नहीं हम क्या कह सकते हैं, हम लोग जो रिएक्शन कराएंगे ना तो रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर रिलीज करेगा, ठंडा नहीं पड़ेगा, रिलीज करेगा। जब रिलीज करेगा ना तो रिलीज करेगा मतलब क्या हो गया, वो टेम्परेचर बाहर निकाल रहा है, हमको दो नहीं हम बाहर निकालेंगे, हमको बाहर निकालना है, तो वो टेम्परेचर बाहर निकालेगा, उसको कहते हैं एक्सो। एक्सो का मतलब बाहर निकालना, एक्सोथर्मी मतलब टेम्परेचर को क्या कर रहा है, वो बाहर निकाला, टेम्परेचर को क्या कर रहा है, बाहर निकाला। तो बोल सकते हैं एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। जब नया बॉन्ड फॉर्म होता है तब एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो याद रखना, जब कभी कोई सब्सटेंस हमारा जो है बॉन्ड का ब्रेक होता है, एनर्जी देते हैं, बॉन्ड फॉर्म होगा, एनर्जी वो लेगा, समझ में, सॉरी एनर्जी वो निकालेगा, एनर्जी क्या करेगा, हम तोड़ रहे हैं एनर्जी देना पड़ेगा, बॉन्ड जुटा रहे हैं तो एनर्जी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ये चीज इसमें होता है। क्लियर है, बात समझ में आया, यहाँ पर कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए। चलो अब हम लोग बात करेंगे क्या, वही चीज है जो बोले ना, उसी चीज का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इफ एनर्जी नीडेड इन द बॉन्ड ब्रेकिंग, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी चाहिए किसी भी रिएक्शन में, ठीक है ना, अब वो लेस होगा, जो चाहिए ना वो लेस होगा, किससे, रिलीज से। रिलीज से क्या होगा, लेस होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होने वाला से लेस होगा। तो बोल सकते वो क्या होगा, एक्सो होगा। क्या होगा, एक्सो। बात को समझो, यहाँ पर यहाँ बात समझो, बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है। अब बताओ बॉन्ड तोड़ने के लिए हम इसमें एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं,
बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो बॉन्ड फॉर्म वाला एनर्जी जो है वो निकलेगा, बॉन्ड फॉर्म वाला एनर्जी क्या होगा, निकलेगा, बॉन्ड फॉर्म वाला एनर्जी क्या होगा, निकलेगा, बॉन्ड फॉर्म वाला एनर्जी क्या होगा, निकलेगा। अगर क्या होगा, निकलने वाला एनर्जी ज्यादा होगा, निकलने वाला एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये वाला कम, तो नेट किसका वैल्यू कहलाएगा, इसी का न होगा। तब उस कंडीशन पर नेट एनर्जी निकल रहा है, तब उसको निकलने वाले को बोलेंगे एक्सोथर्मी। क्या बोलेंगे उसको, उसको कहेंगे एक्सोथर्मी रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मी रिएक्शन बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। लेकिन क्या होगा, जब बॉन्ड एनर्जी तोड़ने वाला एनर्जी ज्यादा होगा, तोड़ने वाला एनर्जी क्या होगा, ज्यादा देंगे, और ई वाला जो हमारा है ना, ये वाला निकलने वाला एनर्जी कम होगा, निकलने वाला एनर्जी क्या होगा, कम होगा, तब इसी का रिजल्टेंट ज्यादा होगा, तब उसको कहेंगे इंडोथर्मी। क्या बोलेंगे, इंडोथर्मी। क्या बोलेंगे उसको, इंडोथर्मी बोलेंगे। तो देख सकते हैं, इफ एनर्जी नीडेड इन द बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन द रिएक्शन इज लेस देन एनर्जी रिलीज, जब इससे अगर कम होगा ना तो एनर्जी निकलेगा, उसको एक्सो कहेंगे। अगर ई वाला एनर्जी ज्यादा होगा, इसके कंपेयर नेट एनर्जी क्या होगा, लेने वाला होगा, तो उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे इंडोथर्मी कहेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी रिएक्शन के बेसिस पर, एनर्जी के बेसिस पर रिएक्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक को कहते हैं इंडोथर्मी और एक को कहते हैं एक्सोथर्मी। एक इंडोथर्मी और क्या हो गया, एक एक्सोथर्मी हो गया, एक इंडोथर्मी और क्या हो गया, एक एक्सोथर्मी हो गया। बात क्लियर है, समझ में आया। चलो अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, समझना बात को। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। अभी जितना भी केमिकल रिएक्शन किए कि मैग्नीशियम को जलाओ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन कराओ तो पीला पीला रंग बनेगा, है कि नहीं है। उसके बाद और भी रिएक्शन जो किए हम लोग, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखाएंगे, हम लोग उसको कुछ अक्षर से, कुछ सिंबल से, कुछ फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करके दिखाएं, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन का, किसके मदद से, यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला, यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड क्या, केमिकल इक्वेशन। बात क्लियर है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन हो गया हमारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का बाय द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल। क्लियर है। ये दो तरह का होता है, एक को कहते हैं वर्ड इक्वेशन और एक को कहते हैं सिंबल इक्वेशन। दो तरह का होता है, एक को कहते हैं वर्ड इक्वेशन और एक को कहते हैं सिंबल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में जो है, केमिकल इक्वेशन जो है वो लिंक करता है सब्सटेंस जो हमारा रिएक्ट करा है और जो नया सब्सटेंस बना है, उन दोनों में लिंकअप करता है, उन दोनों में लिंकअप करता है। जो चीज हम लोग लेते हैं ना इनिशियल, उसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट। और जो चीज बनता है ना उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट से क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्शन से क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं वर्ड इक्वेशन। अगला टॉपिक हमारे पास है वर्ड इक्वेशन। देखो वर्ड इक्वेशन क्या होता है, अगर किसी भी सब्सटेंस को वर्ड से एक्सप्रेस करे, किसी भी रिएक्शन को वर्ड से एक्सप्रेस करे, जैसे क्या था, मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किए तो क्या बना, क्या बना बोलो, बना हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को तुम वर्ड में लिखो, क्या लिखो, वर्ड में, या तो स्टेटमेंट में लिख सकता है when magnesium ribbon is react with oxygen या burn in the presence of oxygen then it form magnesium oxide, है ना, ये स्टेटमेंट था। तो अगर इसको वर्ड में भी लिख दो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन पूरा कंप्लीट, मैग्नीशियम स्पेलिंग के साथ, प्लस ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन गिब्स क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये चीज पूरा जो लिखे हैं हम लोग स्टेटमेंट ना, उसी को क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चीज को कहेंगे वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, वर्ड इक्वेशन के नाम से इसको जानते हैं। स्टेटमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना, तो भी हम लोग वर्ड इक्वेशन या स्टेटमेंट इक्वेशन इसको कह सकते हैं। बात समझ में आया क्या। जैसे जिंक को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबो देंगे, तो जिंक को पूरा स्टेटमेंट में लिखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पूरा स्टेटमेंट में लिखो, तब जाकर के जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसको पूरे वर्ड में लिख रहे हैं, इसको वर्ड इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, वर्ड इक्वेशन के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है। कहीं कोई समस्या तो नहीं ना है तो बता देना। चलो वर्ड इक्वेशन से हम लोग सिंबल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब देखो वर्ड इक्वेशन में क्या क्या होता है। देखो वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट जो होता है ना, उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। रिएक्टेंट को कहाँ लिखा जाएगा, अरे रे 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 रे
रिएक्टेंट को कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जो जो चीज जितना जितना बार है प्लस साइन के साथ उसको जोड़ करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब क्या होगा, प्रोडक्ट को हम लोग लेफ्ट, प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं हम लोग, राइट साइड लिखते हैं। प्रोडक्ट को किधर लिखते हैं, राइट साइड हम लोग लिखते हैं। प्रोडक्ट हमारा कहाँ रहेगा, राइट साइड में रहेगा और हम लोग एरो के सिंबल के साथ में, किसके सिंबल के साथ में देंगे, एरो के सिंबल के साथ हम लोग देंगे। और एरो का साइन जो है वो सेपरेट करता है रिएक्टेंट वाला, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ये वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करेगा, लिंक करके रखा है कौन, ये पी लिखे हैं, पी, प्रोडक्ट को क्या करेगा, लिंक करेगा, ठीक है। चलो अब क्या होगा कि एरो जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है और डायरेक्शन जो हमारा है वो किधर की तरफ रहेगा, प्रोडक्ट की तरफ रहेगा। किधर की तरफ रहेगा, जो चीज बन रहा ना, जो बन रहा उसकी तरफ हमारा क्या रहेगा, एरो का सिंबल रहेगा, प्रोडक्ट की तरफ रहेगा। बात क्लियर है, समझ में आया। चलो अब बात करते हैं राइटिंग सिंबल इक्वेशन, कैसे हम लोग सिंबल इक्वेशन को लिखते हैं। तो सिंबल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले तुमको अगर वर्ड इक्वेशन में या स्टेटमेंट में दिया हुआ होगा तो तुमको पहले क्या करना है, वर्ड में सबको लिख लेना है, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको सबका। जैसे तुमको बोल दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो तुमको मैग्नीशियम का सूत्र, मैग्नीशियम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उन सबको लिख दो। जैसे क्या है अपने पास में, इफ केमिकल रिएक्शन इज इंडिकेट बाय सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग इन द पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड सिंबल इक्वेशन। अगर हम किसी सिंबल की मदद से इसको लिखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, इसको सिंबल इक्वेशन के नाम से जानेंगे। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए हैं तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। उसी तरह से जिंक को अगर हम लोग किसके साथ एक्सचेंज किए, HCl के साथ एक्सचेंज किए तो क्या बनेगा, ZnCl2, क्या बनेगा, ZnCl2 और क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो फॉर्मूला की मदद से लिख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, सिंबल की मदद से लिख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, सिंबल इक्वेशन। क्या होता है, सिंबल इक्वेशन। तो बोल सकते हैं अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज क्या, सिंबल इक्वेशन। इट्स कॉल्ड क्या, सिंबल इक्वेशन। क्लियर है। सिंबल इक्वेशन जो है हमेशा, सिंबल इक्वेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज रिटन, ठीक है ना, फ्रॉम वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन से हम लोग सिंबल लिखते हैं, क्योंकि पहले स्टेटमेंट दे दिया है तुमको, वर्ड में बना लो, तब उसको क्या बना लो, सिंबल में बना लो। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जो क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को तो हम लोग बना दिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों तरफ LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों ही तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स है ना वो सेम सेम नहीं होता है, सेम सेम नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पर जिंक लिए हैं और यहाँ पर भी जिंक लिए हैं, बात बहुत समझ में आ गया। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, सब है, सब है, सब है, लेकिन नंबर सेम नहीं है, नंबर इसका सेम नहीं है। तो जब नंबर इसका सेम सेम नहीं है, मतलब यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्लोरीन तुम्हारा एक एगो है, क्लोरीन का एगो है, एक ठो है। अब बताओ यहाँ क्लोरीन एक ठो है, मतलब यहाँ पर 35.5, 35.5। अब यहाँ पर क्लोरीन का एगो हो गया 35.5 इंटू 2 इंटू 35.5। अब बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 71 होगा, कितना होगा, 71 होगा। क्लोरीन का मास इस साइड में 71 और इधर क्या है 35.5 है, तो गड़बड़ नहीं हो गया, भारी गड़बड़ हो गया। तो इसी गड़बड़ को सुधारने के लिए, गड़बड़ को सुधारने के लिए क्या करते हैं, चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास तो फेल ना हो जाएगा कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो मास यहाँ पर 35.5 था, तुम इधर 71 कैसे कर दिया, बढ़ा के नहीं बढ़ा, दुगना मास कैसे हो गया, गलत बात नहीं है कि नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन एक गो था, यहाँ 2 गो हो गया, तो तुम कैसे मास को बढ़ा देगा, तुम कैसे लॉ को फेल कर देगा। इसी लॉ को फुलफिल करने के लिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। नहीं, जितना लिए थे उतने होगा, जितना लिए थे उतना ही मास यहां पर बनेगा, उसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग इसको क्या करते हैं, जो भी सिंबल होता है उसके आगे में, उसके आगे में हम लोग कुछ कोएफिशिएंट लगाते हैं, कुछ अंक लगा देंगे। जैसे देखो जिंक यहाँ पर एगो है तो यहाँ पर भी एगो है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हो गया ये, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर दोनों तरफ देखो, यहाँ पर के गो है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी 2 गो ना होना चाहिए, हम लोग यहाँ 2 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 2। तो दोनों तरफ 2 दोनों तरफ 2 बैलेंस हो गया, दोनों तरफ 2 बैलेंस हो गया। अब बताओ यहाँ पर Cl है 2, अब ये इसमें लगाए तो इसका भी है ये और इसका भी है, तो 2 को Cl हो गया इधरो और 2 को Cl हो गया इधरो, 2 को हाइड्रोजन इधर भी, 2 को हाइड्रोजन इधर भी। क्या बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हो गया।
इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्केलेटल इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट का दोनों तरफ अगर सेम होगा तब उसको बैलेंस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और अगर नहीं होगा अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। सेम होगा बैलेंस नहीं होगा अनबैलेंस, सेम होगा बैलेंस नहीं होगा अनबैलेंस। और अनबैलेंस को हम लोग बैलेंस बदलते हैं किस लॉ के बेसिस पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बेसिस पर। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास? मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास हमारा ना तो क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। तो यहाँ पर तुम कैसे बना दिया ज्यादा मास? ये तो गड़बड़ कर दिया। तो यही गड़बड़ को सुधारने के लिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बेसिस पर इसको बैलेंस करते कि नहीं हम दूगो लिए थे, या नहीं दिखाया है, दूगो लगा देंगे यहाँ दिखाने के लिए, तब ना दूगो यहाँ पर बना है ये वाला। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बुझा? समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल और नेसेसरी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग बैलेंस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस, यानी कि टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इन अ रिएक्शन, ठीक है ना, इन अ केमिकल रिएक्शन। स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है ना। द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिएक्टेंट में जितना भी मास है प्रोडक्ट में उतना ही मास होना चाहिए, तभी हमारा बैलेंस होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? बात समझ में आया क्या? चलो, अब बात करते हैं व्हाट हैपेंड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है? बहुत कुछ होता है। अब क्या बहुत कुछ होता है? तो सबसे पहले बोल सकते हैं कि एटम जो रहेगा एलिमेंट का वो डू नॉट चेंज इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ऐसा नहीं कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम में बदल जाएगा, ऐसा नहीं कि एक एटम दूसरे एटम में बदल जाएगा, बस एटम का स्थान बदलेगा। एटम का क्या बदलेगा? पोजीशन बदलेगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यानी कि एटम जो रहेगा एलिमेंट का वो चेंज नहीं होगा। एटम चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। दो गो ऑक्सीजन है या चार गो हाइड्रोजन है? तो यहाँ भी देखो चार गो हाइड्रोजन है, दो गो ऑक्सीजन। इन्हें कि यहाँ ऑक्सीजन लिए तो सल्फर बन जाएगा, ऑक्सीजन लिए तो नाइट्रोजन बन जाएगा प्रोडक्ट में जाकर के। वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। क्या होता है? तो बस इसका पोजीशन बदलेगा। इसका क्या बदलेगा? पोजीशन बदलेगा। इसका एटम बदलेगा नहीं बदलेगा। पहला ये होता है। दूसरा क्या होगा? एटम नाइदर डिसअपियर फ्रॉम रिएक्शन, यानी कि एटम को डिसअपियर नहीं होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ गायब हो गया है, यहाँ पर दो गोली है तो वो गायब हो गया। वैसा गायब गुयब नहीं होगा। इसमें जितना है उतना ही रहेगा। कभी डिसअपियर और अपीयर एक्स्ट्रा नहीं होगा कि यहाँ पर सल्फर नहीं है तो यहाँ पर आप सल्फर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन द एटम नाइदर डिसअपियर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर नॉर दे डू अपीयर फ्रॉम द समहाउ या समवेयर। तो कहीं दूसरी जगह से वो एटम आकर के यहाँ नहीं डेरा ले लेगा, वही चीज अपना स्थान बदलेगा। वही चीज क्या करेगा? अपना स्थान बदलेगा। मतलब ये किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को। ना तो मास क्रिएट कर रहे हैं ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बात समझ में आया क्या? चलो, एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ पार्टनर। बस वही चीज बात जो बोले, पार्टनर का एक्सचेंज करता है, पार्टनर बदलेगा। अभी इसके साथ हाइड्रोजन पार्टनर है, झगड़ा हो गया, टूट गया। अब यहाँ से क्या होगा? ये ऑक्सीजन के साथ में बना लिया बॉन्ड, बॉन्ड टूट गया तो ये बॉन्ड नया बॉन्ड बना लिया। जहाँ पुराना बॉन्ड टूटता है वहाँ नया बॉन्ड बनता है। वही चीज हो गया यहाँ पर भी। बात समझ में आया क्या? तो ये सब होता है जिसके वजह से कोई नया चेंज मास में नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छे से फुलफिल करता है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? तो किसी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला ये होता है कि एटम जो है अपना स्थान बदलता है। एटम बदलता नहीं है, एटम स्थान बदलता है। एटम ना तो अपीयर होगा ना तो डिसअपियर होगा। एक्चुअली किसी रिएक्शन में पार्टनर का एक्सचेंज होता है और इसी को हम लोग कह सकते हैं ना तो मास चेंज हो रहा है ना तो मास हमारा क्रिएट हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल करता है। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां भी देख सकता है कि केमिकल इक्वेशन सिंपली एक्सचेंज ऑफ पार्टनर, पार्टनर का एक्सचेंज हो रहा है। यहां पर हाइड्रोजन के साथ दोनों पार्टनर है, यहां भी हाइड्रोजन के साथ पार्टनर है। यहां दोस्ती टूट गया, इसका भी दोस्ती टूट गया, तो ये दोनों मिल करके चलो दोस्ती कर लेते हैं इससे। तो ये क्या किया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया। इसी को कहते हैं क्या? पार्टनर में एक्सचेंज होना। किस में एक्सचेंज हो जा रहा है? पार्टनर में एक्सचेंज हो जा रहा है। बात क्लियर है? चलो अब बात करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे करते हैं? जैसा कि अभी बात किए हम लोग, बैलेंस करने का तरीका क्या है?
बैलेंस करने का तरीका को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। चलो तो हीट एंड ट्रायल मेथड की बात करते हैं। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ एटम, दोनों ही तरफ नंबर ऑफ एटम को सेम सेम करते हैं, दोनों ही तरफ नंबर ऑफ एटम को सेम सेम करेंगे, दोनों ही तरफ नंबर ऑफ एटम को सेम सेम करेंगे, दोनों ही तरफ नंबर ऑफ एटम को सेम सेम करेंगे। इसी के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी के प्रोसेस को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करते हैं, जो विधि हम लोग पढ़ेंगे, जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, उस मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। आगे वाले चैप्टर में तुम लोग जाओगे, आगे वाले क्लास में तुम लोग जाओगे तो ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ऑक्सीडेशन मेथड अगले वाले क्लास में पढ़ना है। अभी हम लोग को पढ़ना है हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आया। चलो अब इस मेथड में हम लोग कोएफिशिएंट लगाते हैं, सिंबल के आगे, सिंबल के आगे कोएफिशिएंट लगाते हैं। सिंबल के आगे क्या लगाते हैं? कोएफिशिएंट लगा देते हैं। सिंबल के आगे कोएफिशिएंट लगाते हैं। सिंबल के आगे क्या लगाएंगे? कुछ अंक जो लगा देंगे, उसी अंक की वजह से हमारा बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना? जैसे मान लो तुमको दे दिया है इसको बैलेंस करो, तुमको क्या दिया? इसको बैलेंस करने दिया। तो पहले तुमको दिया हुआ है वर्ड इक्वेशन, पहले क्या दिया हुआ रहेगा? वर्ड इक्वेशन। पहले क्या दिया रहेगा? वर्ड इक्वेशन। उसको क्या बनाना है? सिंबल में बनाना है। क्या बनाना है? सिंबल। जैसे जिंक है, तो जिंक का सिंबल क्या होता है पता करना पड़ेगा पहले। तो जिंक का सिंबल हमारा होता है Zn। याद कर लेना सबका, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4, H2SO4। चलो अब जिंक हमारा हायर मेटल, हायर रिएक्टिविटी सीरीज में आता है, किससे? हाइड्रोजन से। तो इसको लात मार के भगाएगा, तो साइड में खड़ा होकर ताकेगा, देखेगा। अब क्या होगा? इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा? ZnSO4 बना देगा। मतलब जिंक सल्फेट बन गया और H2 बन गया यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, मजा आया। चलो अब यहाँ नंबर देखो, जिंक यहाँ एक ठो है, यहाँ भी जिंक हमारा एक ठो है, एक एक ठो बैलेंस हो गया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। H2 यहाँ दो ठो है, H2 यहाँ पर दो ठो है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ सल्फर एक है, यहाँ भी एक ठो है, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, मतलब ये पहले से ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। जो बैलेंस हमारा नहीं होगा उसको बैलेंस करेंगे। बात समझ में आया क्या? चलो बहुत अच्छा। अब इसको बैलेंस करना है, इन सभी को बैलेंस करना है। हम एक दो को करते हैं, बाकी तुम लोग करना, ठीक है? चलो वीडियो पॉज करेगा, उसके बाद बैलेंस करेगा। बहुत अच्छा। जैसे देखो यहाँ मैग्नीशियम एक ठो, मैग्नीशियम एक ठो, बहुत अच्छा। हाइड्रोजन एक ठो, दो ठो, बहुत खराब, बहुत खराब। यहाँ पर दो गो है, यहाँ भी दो होना चाहिए, तो उसके आगे दो ठो लगा दो। इसके आगे क्या लगा देगा? दो ठो। अब बताओ, दो ठो ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी लगा, तो दो हमारा हाइड्रोजन हो गया, दो गो क्लोरीन भी हो गया, तो यहाँ गड़बड़ हो गया। अब इधर देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ भी दो गो है, सेम सेम हो गया। अब सही हो गया। बस देखो, एक ठो मैग्नीशियम, एक ठो मैग्नीशियम, बहुत सुंदर। दो ठो हाइड्रोजन, दो ठो हाइड्रोजन, बहुत अच्छा। एक दो, दो ठो क्लोरीन, यहाँ भी दो ठो क्लोरीन, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। आया समझ में? चलो नेक्स्ट हमारे पास में क्या? Fe यहाँ पर एक ठो, यहाँ पर Fe दो ठो। अरे रे रे रे, दो ठो एक ठो कैसे करे? यहाँ दो है तो यहाँ दो लगा दो ना। कैसे करे? क्या? दो लगा दो। अब यहाँ पर दो ठो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो ठो हाइड्रोजन है, हो गया बैलेंस। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर अब एक ही गो है, तो यहाँ तीन तीन ठो हो गया। अब क्या करेगा? क्या करेगा? अब यहाँ पर तीन है तो यहाँ तीन लगा दो ना, तो तीन को हो गया। अब करे तो यहाँ भी तो गड़बड़ हो गया ना, तो तीन दूना 6 हो गया। अब क्या करेंगे? अब 6 को हाइड्रोजन इधर हो गया और यहाँ तो दो ही ठो है, तो यहाँ नहीं लगा सकता है क्या? लगा दो ना, 3 दूना 6, यहाँ भी हो गया। बात सिंपल है। दो गो हाइड्रोजन, दो गो Fe, दो गो Fe, बहुत सुंदर। 6 गो हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 3 को ऑक्सीजन, 3 को ऑक्सीजन हो गया। क्या दिक्कत हुआ? सिंपल सा तो है ना, ठीक है? चलो अब जैसे मान लो यहाँ पर N2 दो ठो है, कम वाला को देखो, कम वाला जिधर है उधर बना लो। अच्छा देखना, याद रखना कि जहाँ इवन होगा ना उसको ऑड में बदल, सॉरी ऑड में होगा उसको इवन में बदलने की कोशिश कर लेना। यहाँ दो ठो है ना, यहाँ एक ठो है, क्या करें? दो लगा दो, हो गया दो। अब दो गो ऑक्सीजन भी हो गया, तो दो गो ऑक्सीजन भी हो गया। बाकी तुम लोग बनाओ, वीडियो पॉज करके बनाओ, ठीक है ना? वीडियो बना के कोशिश करो, इसको समझ में तो आ गया। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? चलो अब बात करते हैं हम लोग राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम क्या करेंगे? कभी भी केमिकल रिएक्शन जब लिख रहे हैं ना, तो लिखने के दौरान में हम लोग उसका कुछ फिजिकल स्टेट भी लिख देंगे, कि जिससे हमको पता चल जाए कि अच्छा अच्छा ये वाला इस स्टेट में है, ये वाला इस स्टेट में है, इसमें ये लिए हैं ना।
ठीक है ना। तो हम लोग रिएक्शन लगाते समय, रिएक्शन करते समय तो पता चल जाता है, लेकिन सिंबल लिखेंगे, उसका रिएक्शन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तब तो नहीं ना पता चल पाएगा। उसको बनाने के लिए, उसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग कुछ कुछ लगा देते हैं, कुछ कुछ लगा देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, कि हमको उससे और भी कुछ कुछ पता चल जाए कि हम लोग ये चीज लिए हैं तो इसका सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है कि गैस फॉर्म है, क्या क्या लिए हैं। तो किसी भी इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट और हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है ना। कुछ फिजिकल स्टेट और कुछ जो कंडीशन होता है उसको मेंशन करते हैं। जैसे अगर सॉलिड फॉर्म में कोई चीज लिए हैं तो हम लोग एस ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एस ब्रैकेट में लिख देंगे। ओहो बहुत अच्छा, एस लिखेंगे। अगला मेरे पास अगर लिक्विड में रहेगा तो हम लोग ब्रैकेट में एल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में एल लिख देंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अगर गैस में रहेगा तो या तो जी लिख दो या तो उड़ने वाला साइन लिख दो, क्योंकि गैस उड़ता है ना, ऊपरे ऊपरे जाएगा, ऊपर वाला साइन दे दो। अगर एक्वस रहेगा तो ए क्यू लिख दो। अगर प्रिसिपिटेट जमेगा ना तो पी पी टी लिखो, या तो नीचवा वाला साइन ऐसा लगा दो, नीचे का साइन ऐसे नीचे जा रहा है, समझ में आया ना। तो इससे हमको पता चल जाएगा, जैसे जैसे क्या हो गया, Na सॉलिड फॉर्म में, मतलब पता चला कि ओ अच्छा Na सॉलिड में लिए हैं ना, हाँ हाँ हाँ। फिर क्या है H2O, अच्छा किस में लिए हैं, लिक्विड में लिए हैं, तो पता चल गया। अब एरो का साइन है, बना क्या में, एक्वस, मतलब पानी में घुला हुआ है ये वाला। ये किस में बना, बना सॉलिड, ना सॉलिड में बना, ना तो लिक्विड में बना, ना तो गैस में बना। लिक्विड में बना मतलब गैस, लिक्विड में बना मतलब पानी में घुला हुआ है, ये पानी में घुला हुआ है, इसीलिए एक्वस लिखते हैं। ये गैस बना, या तो ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिखा। तो किसी भी रिएक्शन को अच्छा से इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए और भी मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ कंडीशन या कुछ सिंबल हम लोग उसमें लिख डालते हैं। कोई दिक्कत है क्या? चलो, अब और भी ज्यादा अगर सुंदर बनाना है, इंफॉर्मेटिव तो बना दिए, अब सुंदर बनाना है, तो सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें कुछ कंडीशन लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या है अपने पास में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा किसके साथ रिएक्शन किया है, वाटर के साथ रिएक्शन किया है। तो इसका तो लिख दिए, गैस में लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिक्विड में लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन किसके उपस्थिति में हुआ है, क्या गैस और ये ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं नहीं, यहाँ कुछ कंडीशन भी होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है सनलाइट। कौन सा लाइट, सनलाइट। कौन सा लाइट, सन। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही रिएक्शन हमारा होगा, तब जाकर ये बनेगा हमारा C6H12O6। तो ये कंडीशन को लिखना, टेम्परेचर को लिखना, प्रेशर को लिखना, कैटलिस्ट को लिखना, एनर्जी को लिखना, ये सब भी लिखना होता है, तो सुंदर और भी बन जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं राइट द स्टेट सिंबल फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम लोग जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उसका स्टेट तो लिख देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, एकदम बढ़िया है, स्टेट लिख दिए, पता चल गया कौन कौन सा स्टेट में। दूसरा चीज हम लोग गैस में लेंगे तो जी लिख देंगे, हम लोग वही चीज बोलेंगे प्रिसिपिटेट में लिख देंगे तो नीचे वाला साइन या पीपीटी लिख देंगे, डाउन एरो का साइन या फिर पीपीटी लिख देंगे, ठीक ना। अगर इसमें रिएक्शन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो एनर्जी को भी हमको प्लस माइनस करके लिख देना पड़ेगा। अगर कैटलिस्ट लिए हैं, अगर टेम्परेचर लिए हैं, अगर हम लोग प्रेशर लिए हैं, उसको भी मेंशन करना होगा कि कितना टेम्परेचर में रिएक्शन हुआ, कितना प्रेशर में हुआ, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ। अब एक चीज तुम लोग को बात समझ में आ रहा होगा, कैटलिस्ट क्या है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो कह सकते हैं कि क्या होगा कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। रेट को बढ़ा देता है मतलब क्या, तो रेट को बढ़ा देता है का मतलब ये हो गया कि मान लो तुम होमवर्क बना रहा है, अपने से नहीं बना पाएगा, अपने से तुमको बनाने में मान लो 4 दिन लग जाता है, लेकिन तुम्हारे घर में कोई भैया दीदी या कोई भी सीनियर तुमसे है, वो तुमको हेल्प कर दिया, अरे ऐसे करो, इधर करो, इसमें ये लपेट फूट करो, इसमें ऊपर करो, बन जाएगा। तो उसके बताने के बाद तुम तुरंत बना लिया, तुरंत बना लिया, घंटों का काम मिनटों में। तो घंटों का काम मिनटों में करने वाला हमारा क्या कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाता है। तुमको दिशा निर्देश देगा कि अरे बाबू ऐसे करो तो बन जाएगा, ऐसे करो तो ये हो जाएगा। तो जो बोला ना ऐसे करो, जो रास्ता दिखाया ना, उसी को कहते हैं कैटलिस्ट। कर लेगा तुम, लेकिन बहुत लेट से करेगा, गिरेगा, बजड़ेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, 4 गो गलती करेगा, उसके बाद ना तुम बनाएगा। लेकिन वो बता दिया कि ऐसे तुरंत हो जाएगा, तुम कर दिया, बन गया। समझा कि नहीं है? इसी को कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इनिशिएट करता है, बढ़ाता है। समझ में आया ना? इसी को कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ है कि अकेले हुआ है, उसका भी उपस्थिति अगर दे दो तो कैटलिस्ट को अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ हमरो नाम दिया इसमें। समझा कि नहीं है? इसीलिए कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर दो, प्रेशर को दे दो, टेम्परेचर को दे दो, तो ये सब बढ़िया लगेगा उन लोगों को। जैसे होता है ना, किसी का नाम अगर छूट जाता है तो मुंह फुला लेते हैं, गुस्सा आ जाता है। जैसे मान लो कि कुछ फंक्शन वगैरह हुआ, पेपर में नाम देना है, मुंह फुला लिया, मेरा नाम नहीं दिया हो, तो
अच्छा लगेगा दे देगा, तो बस वही चीज़ यहाँ पर भी इसका नाम मेंशन कर दिया तो खुश हो जाएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। चलो अब देखो क्या होता है, बात समझना। केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चलो केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो का मतलब क्या होता है, बोलो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो 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 बोलो फोटो, वो बोला फोटो नहीं खींच मेरी फोटो, वो फोटो नहीं है, यहाँ फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है, लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसको कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। द केमिकल रिएक्शन कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज क्या, फोटो केमिकल रिएक्शन इज नोन एज क्या, फोटो केमिकल रिएक्शन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब क्या होगा, कोई भी फोटोन्स जो होता है ना, फोटो कहाँ से बना है, फोटोन से बना है। तो लाइट का फोटोन्स के पास एक एनर्जी का बंडल होता है, एनर्जी का पैकेट होता है, वही एनर्जी का बंडल, वही एनर्जी का पैकेट उस रिएक्टेंट को दे दिया, लो बॉन्ड तोड़ो अपना रिएक्शन करो। तो जैसी एनर्जी उसको मिल गया रिएक्टेंट को, अपना बॉन्ड तोड़ा और रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में बन गया। तो फोटोन्स के पास क्या होता है, एनर्जी का पैकेट होता है, एनर्जी का बंडल होता है। उस एनर्जी के बंडल को क्वांटा कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटा क्वांटा क्वांटा। और इसी के प्लूरल वर्ड को कहते हैं क्वांटम, क्या बोलते हैं, क्वांटम कहते हैं। बहुत अच्छा। चलो अब क्लोरोफिल जो रहता है ना, क्लोरोफिल वो एक केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारा मैटर क्या होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जो कि कहाँ पर, प्लांट में होता है, जिसका काम होता है क्या, एब्जॉर्ब करना, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। और क्लोरोफिल का काम है कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है क्लोरोफिल का, ठीक है ना। जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो है वो उसके पास होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा काम ये करता है। अगर मान लो हम लोग के पास भी अगर क्लोरोफिल रहता है ना पूरे बॉडी में, तो हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी ये पानी पी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, या कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ले लेते हैं और धूप में जाकर खड़ा हो जाते हैं। हम लोग को भी क्या होता है कि एनर्जी, खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी धूप से ले लेते हैं। लेकिन हम लोग के पास क्लोरोफिल नहीं है, प्लांट के पास में क्लोरोफिल है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्लोरोफिल ही तुम्हारा क्या करता है, सनलाइट को लेकर के, मतलब इसका काम है इन ऑर्गेनिक फूड्स को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करने का काम, बहुत बड़ा काम इसके पास है। इसी की वजह से धरती चल रहा है, दुनिया जो चल रहा है ये इसी की वजह से चल रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हम लोग भी नहीं रहते हैं, हम लोग भी मर जाते हैं। समझ आया। चलो अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, हीट एनर्जी इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब करेगा, उसको कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, थर्मो का मतलब होता है हीट, केमिकल रिएक्शन। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो थर्मो के वजह से, थर्मल की वजह से, हीट की वजह से होगा, उसको कहेंगे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन के नाम से उसको जानते हैं। चलो ठीक है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होता है, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट होता है। चलो बात करते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन होगा कि केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट द सब्सटेंस पार्टिसिपेट इन पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। किसी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सा सब्सटेंस पार्टिसिपेट किया हुआ है। अरे बहुत आवाज करता है ये। किसी केमिकल सब्सटेंस में कौन कौन सा चीज पार्टिसिपेट किया हुआ है, कौन कौन सा पार्टिसिपेट किया उसका पता लगाते हैं। जैसे मान लो हम ले लिए मैग्नीशियम और प्लस में ऑक्सीजन गिव्स MgO। क्या मालूम चला, हमको ही पता चला अच्छा मैग्नीशियम है, ओ तुम ऑक्सीजन की रिएक्शन किया है तब बना क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो पता लग गया हम लोग को। दूसरा क्या, केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्म अस अबाउट द सिंबल एंड फॉर्मूला। पता चला मैग्नीशियम का सिंबल, अच्छा मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, हमको ये पता चल रहा है। जितना भी पार्टिसिपेट इसमें है सबका फॉर्मूला पता चला, सबका हमको इन्फॉर्मेशन पता चला। उसके बाद केमिकल रिएक्शन हम लोग को ये बताता है कि कितना नंबर ऑफ एटम, वो अच्छा मैक्सिमम एगो यहाँ पर है, ऑक्सीजन 2 को लिया है तुम, तो ये चीज पता चल रहा है कि एगो एटम हमारा कंबाइन किया है, वो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चलता है, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चलता है, एगो लिया 2 को लिया 3 गो एटम कंबाइन हुआ है, ठीक। तो केमिकल इक्वेशन से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है क्या वेट है रिएक्टेंट का क्या वेट होगा, मैग्नीशियम का वेट कितना, ऑक्सीजन का वेट कितना, क्या वेट है, ये सब वेट हम लोग को इससे पता चल सकता है, ठीक। तो उसके बाद हम लोग को ग्राम एटम्स पता चलता है। ग्राम एटम का मतलब हो गया 1 मोल, क्या हो गया 1 मोल। 1 मोल का मतलब अगर मॉलिक्यूल्स है तो मोलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास।
मोल्स का मतलब क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास कितना है उसके पास में, ये सब चीज का जानकारी हमको इससे पता चलता है। जैसे यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा हमको पता चल गया ना, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल ये होता है, फॉर्मूला ये होता है, पता चल गया ना, कैल्शियम एगो है, कार्बन एगो है और ऑक्सीजन 3 को इन्वॉल्व हुआ है, तो हमको ये सब चीज़ से पता चला, मास पता चला कि सबका मास कितना कितना है, हमको पता चलेगा कितना ग्राम एटम्स इसके पास में, कितना मोल्स इन्वॉल्व हुआ है, ये सब चीज़ का जानकारी हमको किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। बात समझ में आया क्या, कहीं दिक्कत है? चलो अब हम लोग उस पड़ाव पर हैं जिस पड़ाव में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन तो पढ़े हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। देखो कितने तरह से केमिकल रिएक्शन हमारा हो सकता है। केमिकल रिएक्शन का मेनली 5 टाइप्स है, हम लोग 6 पढ़ेंगे। मेनली 5 टाइप से हम लोग 6 पढ़ेंगे। देखो पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगला होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगला होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इन दोनों को मिला देंगे तो एक हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, एक हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। तो इन सभी के बारे में हम लोग को बात करना है, पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो क्या है, ये मेरे पास में 2 सबस्टांस है, ये मेरे पास में क्या सबस्टांस है? 2 गो एटम है, 2 सबस्टांस हो गया। जब कभी 2 सबस्टांस आपस में कंबाइन करेगा, आपस में क्या करेगा? आपस में कंबाइन करेगा, आपस में क्या करेगा? कंबाइन करेगा। और कंबाइन करने के बाद रिएक्शन चल रहा है, इसका रिएक्शन चल रहा है, जादू मंत्र चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है। तो कंबाइन करने के बाद, अरे हो जाऊँ रे, कंबाइन करने के बाद एक सिंगल सबस्टांस बना दिया। था का एगो सबस्टांस, था 2 गो सबस्टांस, था का एगो सबस्टांस, 2 सबस्टांस था, दोनों सबस्टांस हमारा केमिकल रिएक्शन किया, केमिकल रिएक्शन किया और केमिकल रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल सबस्टांस बना दिया। तो 2 सबस्टांस जब सिंगल सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है उसी को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो कह सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सबस्टांस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टांस। जब 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस आपस में कंबाइन करता है और एक सिंगल सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ सुटेबल कंडीशन होगा तभी ये चीज़ होगा, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पर एक नया सबस्टांस का सिंथेसिस हो रहा है, एक चीज का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इसको सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। देखो 1 2 सबस्टांस कंबाइन करके एक सबस्टांस बना दिया, है ना, इसी को कहते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको सिंथेसिस रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 सबस्टांस मिल करके एक नया सबस्टांस बन रहा है, इसलिए सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। अब ये किसके किसके बीच हो सकता है? ये 2 ठो एलिमेंट के बीच हो सकता है, 2 ठो एलिमेंट के बीच हो सकता है, 2 ठो एटम के, 2 ठो मॉलिक्यूल कंपाउंड के बीच हो सकता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच हो सकता है। इतने फॉर्म में, इतने चीज में रिएक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल अगर देखें इसका तो देख सकता है, तो देखो पहला होगा कंबसन ऑफ कोल, कोयला जला देंगे तो कोल हमारा क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म हो गया। और इसको ऑक्सीजन हमारा कंबाइन होगा इससे, तो कंबाइन होने के बाद क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। 2 गो सबस्टांस एगो में बन गया। क्या बन गया? एगो में बन गया। क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गो सबस्टांस कंबाइन करके वाटर बना दिया। सिंगल सबस्टांस बनाया कि नहीं बनाया? 2 गो सबस्टांस कंबाइन करके सिंगल बनाया, 2 सबस्टांस कंबाइन करके सिंगल बनाया, 2 सबस्टांस कंबाइन करके सिंगल सबस्टांस, 2 कंबाइन करके सिंगल सबस्टांस। जब 2 केमिकल सबस्टांस कंबाइन करता है और एक सिंगल सबस्टांस बनाता है, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ देखो, ये एक एलिमेंट और ये कंपाउंड है, तो एलिमेंट में और कंपाउंड में हुआ है। यहाँ कंपाउंड है, यहाँ कंपाउंड है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ कंपाउंड है, यहाँ पर कंपाउंड है, यहाँ कंपाउंड है। तो ये क्या होगा कि एक कंपाउंड एक एलिमेंट के बीच हो सकता है, एक एलिमेंट के बीच हो सकता है, एक कंपाउंड के बीच हो सकता है। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन हमारा होता है। सब केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है कॉम्बिनेशन वाला। देखो यहाँ पर एक नया सबस्टांस सिंगल बना, सिंगल सबस्टांस सिंगल बना, सिंगल। 2 जब कंबाइन करके एक हो जाएगा, 2 जब कंबाइन करके जब एक हो जाएगा तब क्या कहलाएगा?
तब क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। समझ आएंगे? दो जब कंबाइन करके जब एक बन जाएगा उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कहीं कोई तकलीफ है? बोलो, है तो? समझ में आया सबको? यहाँ देखो, यहाँ क्या है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को ले और पानी में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो गो एगो हुआ कि नहीं हुआ? दो जब एक बन जाएगा, दो जब एक में बन जाएगा उसी को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, मजा आया? आया कि नहीं आया? चलो अब आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो डीकम्पोजिशन जो है ना वो कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। इसमें सिंगल सबस्टांस है, ये कैसा सबस्टांस है? एगो सिंगल सबस्टांस है। अब ये सिंगल सबस्टांस में एनर्जी को देंगे, एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बॉन्ड टूट गया, दूगो सबस्टांस बन गया, दूगो सबस्टांस टूट गया। वहां पर दो चीज जुड़कर एगो बनाया था, यहाँ एक ही को जो दोनों जुड़ल था वो टूट गया, वो दोनों क्या हो गया? टूट गया। तो इसको क्या कहेंगे? उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। दो ठो सबस्टांस जब जुड़ल था ना तो टूट करके एगो सबस्टांस बना दिया, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है बात? सबको समझ में आया होगा? चलो इसमें अगर देखें हम लोग तो क्या होता है, इसमें एनर्जी देते हैं तब होता है, बिना एनर्जी दिए ये नहीं हो सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं जनरली ये कैसा है? इंडोथर्मी है। कैसा है? इंडोथर्मी। जब एनर्जी देंगे ना, जब एनर्जी देंगे तब ना टूटेगा, बिना एनर्जी देले टूटेगा कैसे? ही वाला नहीं टूटेगा ना, एनर्जी देंगे तभी टूटेगा। इसलिए इसको कहते हैं इंडोथर्मी। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सबस्टांस स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सबस्टांस। एक सिंगल सबस्टांस दो या दो से ज्यादा सबस्टांस में अगर टूट जाता है उसी को कहते हैं क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो अब ये जो रिएक्शन हमारा है जस्ट ऑपोजिट है किसका? कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मोस्टली इंडोथर्मी होता है। जनरली कैसा होता है? इंडोथर्मी। अब बोलेगा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इसमें रिएक्शन, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम लोग? हीट दे रहे हैं। बिना हीट के टूटबे न करेगा, नहीं टूटेगा, मतलब रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए जनरली वो इंडोथर्मी होता है। अब जो हीट जो दे रहे हैं ना वो अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होगा? इन सभी के फॉर्म में एनर्जी को देते हैं और यही एनर्जी टूटने में लगता है और टूट करके दो सबस्टांस या तीन सबस्टांस बन जाता है। जब हीट के फॉर्म में देंगे तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर लाइट की मदद से कराएंगे ना तो उसको कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कराएंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। बात समझ में आया क्या? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है? चलो तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने के बाद नया नया सबस्टांस बनेगा। बॉन्ड टूटने के बाद नया नया सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है। एक सिंगल सबस्टांस दो सबस्टांस में बन गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक रिएक्शन हमारे पास में क्या? FeSO4.7H2। इसका कलर होता है ग्रीन। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है ना? इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। अगर इसी ग्रीन कलर को हम लोग हीट कर दें, क्या कर दें? हीट कर दें, तो ये कैसा रंग में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसको हम करके देखेंगे अभी। चलो तब करते हैं इसको, ध्यान से देखना। इसको हम लोग करेंगे। देखो मेरे पास है क्या है? FeSO4, ठीक है ना, .7H2 फेरस सल्फेट। देखो लिखा है फेरस सल्फेट, दिख रहा है तुम लोग को? दिखता है? दिखा? फेरस सल्फेट क्या है ये फेरस सल्फेट। अब इसी को हम क्या करेंगे? इसका कलर भी देखो तुम लोग, इसका कलर भी देखो, थोड़ा इसको, ठीक है। अब देखो इसका कलर, इसका कलर 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 कैसा कलर इसका है? दिख रहा है? दिखा कैसा कलर है? ओए दिखा? देखो है ग्रीन कलर का, नहीं दिखा? देखो, अरे कहाँ है? देखो है ना, इसका कलर कैसा है? देखो ऐसी है, यही चीज है ना।
अब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। देखो है कि नहीं है, इसका नाम क्या है, FeSO4.7H2 है, फेरस सल्फेट इसको कहते हैं। अब इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं। अब हीट करने के बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से कन्वर्ट होगा, ये ब्राउन रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हमको करके देखना है, चलो देखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको बर्नर जलाना पड़ेगा, उसके लिए बर्नर जलाना पड़ेगा। चलो बर्नर जलाएंगे हम लोग बर्नर जलाएंगे। चलो बर्नर जल गया। हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लिए। अब इसी टेस्ट ट्यूब में हम लोग थोड़ा सा कॉपर सल्फेट जो है इसमें हम लोग मिला देते हैं, मतलब डाल देते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, कहाँ गया स्पैचुला, अच्छा छोड़ो, इसी से करते हैं, चम्मच। थोड़ा सा FeSO4 इसमें डालते हैं। ओहो भाई साहब, चलो ये डला गया, इसमें ज़्यादा डला गया है, जला गया इसमें। अब इसको गर्म करते हैं, इसको हीट करते हैं। चलो तो देखो इसका रंग अभी कैसा है, इसका रंग अभी हरा हरा रंग है, हरा हरा रंग है। रंग कैसा इसका है, हरा हरा है, हरा हरा रंग है, हरा हरा। कैसा ब्राउन बन रहा है इसका रंग, देखो इधर वाला तो ज़्यादा बल्क में है, तो इधर तो नहीं हुआ। देखो यहाँ पर कैसा रंग का हो गया, ब्राउन रंग का हो गया। कैसा रंग हो गया, ब्राउन हुआ। तो अगर हम लोग इसको FeSO4.7H2O को हम लोग हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा Fe2O3 बन जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर है ना ब्राउन इधर साइड में हुआ, इधर बल्क में था इसलिए हीट नहीं पहुँच रहा है। देखो यहाँ पर हुआ ना, यहाँ पर तो ब्राउन रंग का इसका कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है। चलो तो हम लोग यही कह सकते हैं कि ये जो है रिएक्शन हमारा टेक प्लेस किया है यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया सबको। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे पास में क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, मतलब लीड नाइट्रेट। क्या है अपने पास, लीड नाइट्रेट है। अब लीड नाइट्रेट को भी हम लोग हीट कर सकते हैं। लीड नाइट्रेट को भी हीट करेंगे ना तो कैसा कलर का हो जाएगा, वो येलो रंग का हो जाएगा। कैसा रंग का हो जाएगा, येलो रंग का हो जाएगा। चलो इसको भी करते हैं हम लोग, इसको भी करके देखा जाए इसको भी। चलो देखो ये मेरे पास लीड नाइट्रेट है। क्या है, लीड नाइट्रेट है। अब इसी लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे और हीट करने के बाद इसका कलर देखेंगे कि लीड नाइट्रेट का कलर जब हीट करते हैं PbNO3 होल ट्वाइस को तो कैसा बन जाता है, येलो रंग का बन जाता है। ठीक है ना, चलो तब इसका थोड़ा सा जो है डाल देते हैं इसमें हम लोग। चलो इतना काफ़ी है। अब इसको हीट किया जाए। चलो तो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में लीड नाइट्रेट। क्या है, लीड नाइट्रेट। अब इस लीड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लीड ऑक्साइड बनेगा, जिसका कलर येलो रंग का हो जाएगा। जिसका कलर कैसा होगा, येलो रंग का हो जाएगा। चलो तब
देखो येलो बन रहा है ना, कैसा बन रहा है, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख सकते हैं, येलो येलो कन्वर्ट हो रहा है, देखो येलो बना ना। तो येलो फ्यूम जो है ना नाइट्रोजन, ब्राउन फ्यूम जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, और ये कैसा रंग हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीबी। ये जो ब्राउन फ्यूम जो देख रहे हैं, ये जो ब्राउन फ्यूम निकल रहा है, वो ब्राउन फ्यूम क्या है, ये ब्राउन फ्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो हम लोग देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग लीड नाइट्रेट को जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, जब लीड नाइट्रेट को जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, हीट करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो येलो येलो है ना, वही येलो येलो हमारा क्या हो गया, लीड आयोडाइड है। क्या है, सॉरी लीड ऑक्साइड है। क्या है, लीड ऑक्साइड बना, ये हमारा ऑक्सीजन है, और ये जो ब्राउन रंग का जो फ्यूम निकल रहा है ना, वो ब्राउन रंग का फ्यूम क्या है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज हम लोग देख सकते हैं, ये में क्या हुआ है, ये में एक सबस्टांस हमारा 3 सबस्टांस में टूटता है, यानी ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत है, चलो तब आगे बढ़ा जाए। अब क्लियर है, फीलिंग आ रहा है सबको केमिस्ट्री का, चलो यहां तक समझ में आ गया सबों को, आगे बढ़ा जाए। अब चलो अब हम लोग बात करते हैं, ये जो डिकम्पोजिशन था ना, ये डिकम्पोजिशन हीट के वजह से हुआ। किसके वजह से हुआ, हीट के वजह से हुआ। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक ना, अगर डिकम्पोजिशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है तो उसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आए। हीट की मदद से हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, फोटो के लाइट की मदद से हो तो फोटो डिकम्पोजिशन के नाम से उसको हम लोग जानेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको ना। चलो अब बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड। ये नहीं करेंगे, बहुत महंगा होता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना, ये मेरे पास नहीं है। चलो सिल्वर क्लोराइड टॉपिक क्या है अपने पास। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग हीट करते हैं, नहीं हीट नहीं करेंगे, इसको हम लोग सनलाइट में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, इसको सनलाइट में रख देते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है पाउडर। कैसा होता है, पाउडर पाउडर होता है। लेकिन जैसे ही सनलाइट में इसको रखते हैं तो ये कैसा हो जाता है, ग्रे रंग का हो जाता है। मतलब क्लोरीन क्लोरीन उड़ जाता है, सिल्वर सिल्वर बच जाता है। इसलिए सिल्वर बच गया, क्लोरीन गैस बनकर उड़ गया। ये लाइट के मदद से हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं इसको, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। अगला हमारे पास में वही हो गया AgBr होगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। अगर वही सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट में अगर रख देंगे तो हम लोग सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। क्लोरीन क्या होगा, गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। तो ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन। अच्छा याद रखना इसका एप्लीकेशन फोटोग्राफी, जो पहला जो कैमरा वाला जो फोटो था ना, रील जिसमें बनता था फोटो, लैब से निकलवाते थे, उसमें इसी केमिकल रिएक्शन का यूज हुआ करता था। इसी केमिकल रिएक्शन का यूज हम लोग किया करते थे। चलो अब बात करेंगे एग्जाम्पल इसका क्या होगा। देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग लेते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। अगर पोटेशियम क्लोरेट को लेकर के भी अगर हीट कर देना तो क्या बन जाएगा, KCl बना देगा और वाटर बना देगा। KCl बना देगा और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। KCl बना देगा और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक, तो जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं स्ट्रांगली तो ये डिकम्पोज हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। याद रखना, इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के लिए। ऑक्सीजन का जो प्रिपरेशन करना होता है वहां पर इसका यूज हम लोग करते हैं। कहां करते हैं, ऑक्सीजन का जो जहां प्रिपरेशन करना होता है ना, वहां पर इसका यूज हम लोग करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में इसका यूज किया जाता है, ऑक्सीजन को बनाने में। तो याद रखना कि कैसे ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन लैब में बनाना हो तो क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट लेंगे, उसको हीट कर देंगे स्ट्रांगली, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड।
नाइट्रोजन गैस हमारा बना देगा, हमारा बना देगा। समझ में आया? चलो अब अगर डिकम्पोजिशन हम लोग करते हैं किसके प्रेजेंस में? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को करा जाता है, किया जाता है, तो ये जो है ना बहुत ही लो टेम्परेचर में हो जाएगा, बहुत ही लो टेम्परेचर में हो जाएगा। मतलब यहाँ पर MnO2 जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है। एज अ क्या काम करता है? एक कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। समझ में आया ना? कैटलिस्ट क्या करता है? रास्ता दिखाता है, तुम इधर से जाओ जल्दी पहुंच जाएगा। मतलब कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, रिएक्शन के रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। उसी को कहते हैं कैटलिस्ट। कौन सा लिस्ट? कैटलिस्ट कहते हैं। अपने कंज्यूम नहीं होगा, जैसे होमवर्क बनवा रहे हैं, अगर मान लो हमको होमवर्क बनाने में दिक्कत हुआ है, घर में क्लास में होमवर्क दे दिए तो लोगों को दिक्कत हुआ है, तो क्या करेगा तुम लोग? अपने भैया से, अपना दीदी से, अपना कोई भी रिश्तेदार से, किसी से बना हेल्प लेगा। वो बनाएगा नहीं, बनवाएगा नहीं, वो हेल्प करेगा, ठीक है ना? वो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है कैटलिस्ट, वो हेल्प करता है। तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको हेल्प करेगा, जाओ ऐसे करो वैसे करो, बन जाएगा। तो उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आया? चलो जैसे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है ना? चलो एक रिएक्शन हमारे पास में है अमोनियम डाइक्रोमेट। ये सब डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का होल्ट वाइज Cr2O4, इसको क्रोमेट कहते हैं, डाइक्रोमेट कहते हैं। अगर डाइक्रोमेट अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा CrO2 और O3 बन Cr2O3 बना देगा, नाइट्रोजन और क्या बनाएगा? वाटर बना देगा। तो कह सकते हैं बहुत ही हाईली टेम्परेचर पर इसको रिएक्शन कराते हैं ना तो वैल्कोनिक के जैसा इनक्रप्शन होता है इसमें, इसलिए इसको कहते हैं वैल्कोनिक, केमिकल वैल्केनो कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल वैल्केनो के नाम से जानते हैं। इसका कलर जो रहेगा इट इज येलो कलर। कैसा होता है? येलो कलर सॉलिड रहता है। जब स्ट्रांगली हीट करते हैं ना तो डिकम्पोज हो जाता है, मिक्सचर ऑफ ये वही है, क्रोमियम ऑक्साइड में, नाइट्रोजन गैस में और वाटर में क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? बन जाता है, ठीक है ना? अब बहुत हाई टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है? वैल्कोनिक के जैसा इनक्रप्शन होता है, इसलिए इसको वैल्कोनो रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो सिंगल सब्सटेंस 2 या 3 में टूटा ना कि नहीं टूटा? अभी तक जितना भी रिएक्शन देखे 2 सब्सटेंस 3, सिंगल सब्सटेंस 2 या 3 में टूट रहा था। क्या कहलाएगा ये सब कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आया क्या? चलो अब अपने पास में डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन। अगर हम क्या करते हैं, देखो ये मेरे पास में हाइड्रोजन परऑक्साइड है। देखो ये जो बोतल है ना, इसमें क्या रखा हुआ है? इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड रखा हुआ है, देख सकते हो। हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखाया, पढ़ाया, हाइड्रोजन परऑक्साइड है लिखा हुआ। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को कलरफुल बोतल में रखते हैं। किस में रखते हैं? ब्लैक बोतल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर सन के संपर्क में आएगा ना, सन के कांटेक्ट में आएगा ना ये, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। क्या होता है? H2O2। तो सनलाइट के कांटेक्ट में जब ये आएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा वाटर में। किस में टूट जाएगा? वाटर में हमारा टूट जाता है। और किस में टूटेगा? ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो अब तो हाइड्रोजन परऑक्साइड रहा ही नहीं, वो तो वाटर में बन गया। इसलिए इसको क्या होता है? कलरफुल बोतल में, ब्लैक बोतल में रखते हैं जिससे सनलाइट इसमें एंटर नहीं करे। और इसके अंदर जो परसेंट हमारा जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो क्या होगा? वो हमारा डिकम्पोज होकर के वाटर ऑक्सीजन में नहीं टूटे। समझ में आएगा नहीं? तो बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड इज जनरली कीप्ड इन द कलर्ड बोतल टू अवॉइड डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। सनलाइट से डिकम्पोज होने से बचाने के लिए हम लोग इसको कलरफुल ब्लैक सीसी में, ब्लैक बोतल में इसको रखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारे पास में क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग एक सबस्टेंस जो है दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। एक सबस्टेंस दूसरे को उठा के भगा दिया और उसके स्थान पर बैठ गया। समझ में आया? तो कह सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द पोजिशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है ना? क्या होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो एक जो हायर वाला जो होता है ना वो लोअर वाले क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। इसका एग्जांपल अभी हम लोग किए थे, याद करो, वही चीज करेंगे अभी हम लोग। देखो बात समझना। देखो ये मेरे पास में क्या है? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट में हम लोग क्या करे थे? कांटी डाले थे, नीडल डाले थे, आयरन का नीडल डाले थे। इसको गौर से देखो, इसको जूम करते हैं हमें, इसको गौर से देखना। देखा कुछ? देखा कुछ इसमें? देखा?
देखो काटी के देखो क्या हो गया, आयरन का कॉपर का लेयर लग गया, कॉपर का लेयर लगा कि नहीं लगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। मतलब अगर हम लोग नीडल को, अगर हम लोग क्या किए हैं, नीडल लिए हैं, हम लोग क्या किए हैं, हम लोग नीडल को लिए हैं, हम लोग नीडल को लिए थे, काटी को लिए थे, उसको कॉपर सल्फेट में डाल दिए। अब देखो क्या है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्या हुआ है, देखो यही रिएक्शन, Fe को जब हम लोग कॉपर सल्फेट में डालें, Fe को जब हम लोग कॉपर सल्फेट में डालें, आयरन Fe को जब कॉपर सल्फेट में डालें, तो क्या किया कि आयरन जो है ना, आयरन वो क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या किया, Fe जो है वो क्या किया, इसके साथ कंबाइन होकर के क्या बना दिया, FeSO4 बना दिया, FeSO4 बना दिया। और कॉपर बेचारा साइड में जाके खड़ा हो गया, तो वही कॉपर इसमें जाके चिपक गया, देखो है ना, कॉपर है ना इसमें, देखो चिपका हुआ है ना, कॉपर 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 हो गया इसमें, कॉपर कॉपर हो गया इसमें, तो ये कॉपर इसमें क्या हो गया, जमा हो गया। और यहाँ पर क्या बना दिया, यहाँ पर बना दिया FeSO4 बना दिया। तो सीनियर मेटल जूनियर को भगा देगा, तुम साइड हो जाओ, हम आए हैं, हम बैठेंगे यहाँ पर, हटो यहाँ से। तो क्या किया, इसको हटा दिया, डांट के भगा दिया बेचारों को, तो साइड मुंह ताकने लगा, साइड खड़ा होकर के, ये समझा कि नहीं आया। तो इसी को कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव मेटल को भगा करके उसके जगह को ले लेता है, उसके स्थान को ले लेता है। ये रिएक्शन जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये किस चीज का है, नीडल को हम लोग इसमें रिएक्शन करा दिए, तो ये चीज हमारा बन गया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बात समझ में आया। अब बात यहाँ पर आता है, कौन किसको भगाएगा, कौन ज्यादा सीनियर होता है, कौन कम सीनियर होता है, समझ आया कि नहीं आया। तो हम लोग उसको एक लिस्ट से समझते हैं, जिस लिस्ट को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। देखो सबसे पहला रिएक्टिव सीरीज में क्या होता है, पोटेशियम आता है, दूसरा में आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, हाइड्रोजन। अब क्या होता है, एसिड, यहाँ पर ले लेते हैं, एसिड लेते हैं। तो एसिड में अगर ये सब मेटल अगर डालेंगे ना, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। अगर उसी में हम लोग एसिड में जूनियर मेटल कॉपर, Hg और Au और Ag अगर ये सब डालेंगे ना, ये सब डालेंगे ना, तो क्या होगा, हाइड्रोजन से एसिड से हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकता। मतलब बात समझना, ये वाला इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये दोनों इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये तीनों इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये चारों इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये वाला इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये सीनियर इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये सीनियर इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये सीनियर इसको डिस्प्लेस कर सकता है। सुना ना, ऐसा नहीं कि ये वाला इसको डिस्प्लेस कर देगा, जूनियर सीनियर को डिस्प्लेस कभी नहीं करेगा। इसीलिए तुमको अगर दे दिया जाएगा, मान लो दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट दे दिया है, एल्यूमिनियम सल्फेट दे दिया है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट दे दिया। और तुमको यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट से जूनियर वाला मेटल, जूनियर मेटल कौन सा हो गया, बोलो बोलो, जिंक दे दिए। जैसे मान लो क्या दे दिए, जिंक दे दिए, तो क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि जूनियर है, ये जूनियर है। बात समझा। जैसे मान लो ये प्रिंसिपल अगर तुम्हारे रूम में बैठे हुए हैं, स्कूल में अगर तुम है प्रिंसिपल, अगर जूनियर टीचर को पढ़ा रहा है क्लासरूम में, प्रिंसिपल एंटर करेगा तो क्या करेगा, जूनियर टीचर जो प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट देगा, ऑनर करेगा, खड़ा हो जाएगा, अपना सीट दे देगा, करके अपना सीट आकर के दे देगा, बैठिए सर। लेकिन अगर वही प्रिंसिपल किसी रूम में पढ़ा रहा है और जूनियर टीचर क्लास में एंटर करा और जाकर के क्या प्रिंसिपल बोलेगा, आओ बैठो 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 मेरे सीट बैठो, ऐसा नहीं बोलेगा। उसको क्या घुसने का हिम्मत नहीं होगा क्लासरूम में कि यहाँ प्रिंसिपल सर पढ़ा रहे हैं हम जाकर घुस जाएंगे, समझ आया कि नहीं। तो ये क्या होता है, ये जूनियर वाला सीनियर से डरता है, सीनियर वाला जूनियर को दबाता है, हमेशा यही होता है। सीनियर वाला जो है वो जूनियर पर क्या होगा, उसको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना। चलो, डोमिनेंटी कौन सा होगा, डोमिनेंट कौन करेगा, ये करेगा, सीनियर वाला, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। चलो, अब यही रिएक्शन जो हम लोग किए ना, देखो अब आयरन के रॉड को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब कॉपर सल्फेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। और आयरन पर देखो ऐसा 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 क्या हो जाएगा, आयरन पर ऐसा ऐसा कॉपर का लेयर लग जाएगा, है ना। Fe को हम लोग अगर CuSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो FeCu को भगाएगा, FeCu को भगाएगा, FeSO4 बनेगा और क्या बनेगा, Cu बाहर निकल जाएगा। यही Cu इस पे चिपका रह जाएगा। समझ में आया क्या, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसका एग्जांपल हम लोग बहुत सारा यहाँ पर देख सकते हैं। देखो पहला एग्जांपल क्या है, जिंक हमारा FeSO4 के साथ रिएक्शन करेगा, हाँ करेगा। जिंक सीनियर है और Fe जूनियर है, इसको भगाएगा लात मार के, साइड हो गया ये वाला और ZnSO4 बना गया। फिर Pb नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये सीनियर है, इसको लात मार के भगाया, ये साइड हो गया, ये यहाँ गया। मतलब इस तरह से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है, एक वाला सबस्टांस सीनियर सबस्टांस जूनियर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह को ले लेता है। इसी को कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से देखो ना, डिस्प्लेस कर रहा है एक वाला दूसरे को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा।
है ना। देखो Pb कॉपर को डिस्प्लेस करके Pb क्लोराइड बना दिया, कॉपर साइड में खड़ा होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा कॉपर Ag को भगा के क्या करेगा, Ag हमारा इसके साथ, तो सीनियर रिएक्टिव जो है जूनियर रिएक्टिव को भगा करके उसके जगह को ले सकता है। इसी को कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया सबको? चलो अब यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एक रिएक्शन देखेंगे। देखो इसका रिएक्शन मेरे YouTube में ऑलरेडी अपलोड है, जाकर के सर्च करके देख सकता है। यहाँ पर थोड़ा इसका सेटअप कॉम्प्लिकेटेड होगा और थोड़ा रिस्की भी है यहाँ पर, इसीलिए इसको हम अभी नहीं कर रहे। इसका अलग से वीडियो बनाए थे और वो जाके अपलोड है, उसको देख लेना वहाँ पर जाकर, या फिर से इसको स्पेशली अलग से वीडियो बना करके कर देंगे, क्योंकि ये क्लासरूम में करना संभव नहीं है वहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ क्या किए हैं इसको समझो ऐसा। यहाँ पर एक बीकर ले लिए हैं और बीकर में हम क्या कर लिए, हम लोग एसिड को डाल दिए। क्या डाल दिए, एसिड। और एसिड में क्या कर दिए हम लोग, जिंक का ग्रेन्यूल्स डाल दिए। जिंक का ग्रेन्यूल्स को हम लोग डाल दिए, जिंक का टुकड़ा 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 डाल दिए। अब क्या होगा, और यहाँ को पाइप को निकाल करके सोपी वाटर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जो है जिंक का ग्रेन्यूल्स को डाले हैं, तो जिंक हमारा H2SO4 के साथ कंबाइन करेगा, तो क्या होगा कि जिंक जो है ना हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी में ज्यादा पहले आता है ये, तो इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो H2 बाहर निकल जाएगा, H2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और जिंक इसको डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना दिया। अब H2 जो है वो गैस फॉर्म में रहा। अब गैस तो यहाँ से क्या होगा, गैस तो छटपटाहा नेचर का होता है, वो छटपटाते रहेगा इधर उधर इधर, कभी इस तरह से बैठेगा नहीं। वो क्या होगा, यहाँ पर खाली स्थान देगा। अभी खाली स्थान से घुरते 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 यहाँ पर आएगा 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 आएगा। अब जैसे यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश किया, देखा कि यहाँ पर पानी है, क्या देखा, यहाँ पर सोपी वाटर है। अब सोपी वाटर में क्या होता है, बुलबुला मारेंगे तो फूंक मारेंगे तो बुलबुला निकलता है, तो यहाँ बुलबुला निकलेगा। बुलबुला में कौन सा गैस भरा हुआ है, वो हाइड्रोजन गैस भरा हुआ। अब भाई हाइड्रोजन गैस बाहर आया, देखा यहाँ पर आग चल रहा था, उसके कांटेक्ट में आया तो क्या हो गया, फूट गया। अब फूट करके वो हाइड्रोजन गैस जलेगा, जलने के बाद एक साउंड आएगा, पॉप पॉप पॉप। कैसा साउंड आएगा, पॉप साउंड आएगा। तो पॉप साउंड आया मतलब हाइड्रोजन गैस है। तो पॉप साउंड पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सेटअप तैयार करके हम लोग उसमें आग जला देंगे। तो पॉप साउंड अगर आता है तो समझ जाना कि हाइड्रोजन गैस उसमें है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? पॉप साउंड आया तो हाइड्रोजन गैस उसमें भरा हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान देना। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना। ठीक है, अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार डिस्प्लेसमेंट किया तो संतोष नहीं हुआ, दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो क्या होगा कि जब केमिकल सब्सटेंस जो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएगा, देखो इसका एक पार्टनर इसके पार्टनर से एक्सचेंज हो जाएगा, इसका एक पार्टनर इसके एक पार्टनर से एक्सचेंज जब हो जाता है तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक बार डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसमें बस एक ही मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करके शांत ले लिया, लेकिन इसमें एक बार नहीं होगा। एक बार ये डिस्प्लेस किया तो बोला हमको डिस्प्लेस किया, रुको हम भी करेंगे, तो ये भी कर दिया डिस्प्लेस। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट यहां पर होता है। बात समझ में आया? तो बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। दोनों आपस में एक्सचेंज करता है पार्टनर का, और पार्टनर एक्सचेंज करने के बाद तुम हमको डिस्प्लेस किया और छरू को बताते हैं हम भी करेंगे तुमको डिस्प्लेस, अगलो वाला कर दिया। तो इस तरह का रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर क्या है, अपने पास बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, Ba2+ और Cl- में। और यहाँ क्या टूटेगा, यहाँ टूटेगा Na+ और SO4 2-, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। अब देखो क्या होगा, पार्टनर में एक्सचेंज होगा, प्लस वाला E- को लेके भाग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बन गया, BaSO4। यहाँ पर क्या होगा, Na वाला और Cl के साथ में 2 टूटेगा, तो 2 Na और यहाँ पर क्या होगा, 2 लिया है, 2 Cl बना, दोनों कंबाइन करके क्या बना दिया, 2 NaCl बना दिया। मतलब आयन में एक्सचेंज हो गया। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन हमारा इंटरचेंज हो जाता है, आयन एक्सचेंज हो जाता है, उसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग हैं, देखो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसको तोड़ेंगे ऐसे, Na+ और 2 CO3 2-, ठीक है ना, 2 नहीं, ये वाला यहाँ लगेगा। फिर क्या होगा, ये 2 H+ और 2 Cl-, चूंकि 2 लगा है यहाँ पर। अब पार्टनर एक्सचेंज करो, Na 2 और Cl 2, दोनों मिल करके क्या बना देगा, NaCl बना देगा 2। यहाँ पर क्या होगा, H2 और यहाँ पर CO3, क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। बात समझ आया? इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, Ca का 2+ और OH का माइनस, OH का माइनस 2 बार होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनेट हमारा टूटेगा, किसमें टूटेगा, CO और यहाँ पर O में टूटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला
ठीक है ना, ये वाला इसके साथ कंबाइन करेगा और ये वाला इसके साथ कंबाइन कर लेगा, क्या बन जा देगा, बना देगा ये बना देगा। मतलब यहाँ पर क्या किया है, एक्सचेंज हो रहा है, पार्टनर में डबल एक्सचेंज हो रहा है, और इसी को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझ में आया। यहाँ भी देख सकते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल अपने पास में है, AgNO3 और NaCl हो गया, बना क्या देगा, AgCl के साथ कंबाइन करेगा और NaNO3 बना दिया ये वाला। तो इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर रिएक्शन हुआ है और अगर हम लोग टच करते हैं बीकर को और हम लोग को ठंडा लगेगा, हम लोग को क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। ठंडा लगेगा मतलब क्या हो गया, वो हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया। और हीट अगर गर्म लगेगा मतलब हीट को क्या किया, रिलीज किया, हीट को क्या किया, रिलीज किया। बात समझ में आया। चलो कोई तकलीफ है किसी को, आ रहा है समझ में। चलो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट जनरली आयनिक नेचर का होता है। देखो यहाँ सब में देख रहे हैं क्या, जितना भी रिएक्शन देख रहे हैं सब में आयन आयन में रिएक्शन कर रहा है, आयन आयन में रिएक्शन कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आयनिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक रिएक्शन। तो बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर जनरली आयनिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होता है, आयनिक रिएक्शन ये होता है, आयनिक रिएक्शन ये होता है। कैसा रिएक्शन होगा, आयनिक रिएक्शन होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, आयन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। Ag यहाँ पर Cl के साथ कंबाइन करेगा और Na यहाँ पर NO3 के साथ कंबाइन करेगा, Ba यहाँ पर SO4 के साथ कंबाइन करेगा, Na यहाँ Cl के साथ कंबाइन करेगा। पार्टनर में एक्सचेंज हुआ है, पार्टनर में एक्सचेंज किया, आयन में एक्सचेंज हुआ, इसलिए इसको आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं। चलो अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ठीक है ना। बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन अगर दिया हुआ है, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया या तो हाइड्रोजन रिमूव किया, या तो ऑक्सीजन ऐड करेगा या तो हाइड्रोजन रिमूव करेगा, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास में, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को कंबाइन करा देंगे तो Mg और O2 कंबाइन किया है, मतलब एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड द सबस्टेंस व्हिच आइदर गिव्स द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गिव करेगा, जो ऑक्सीजन देगा, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ऑक्सीजन या तो देने वाला मतलब ऑक्सीडेशन कराने वाला, जो ऑक्सीजन दे रहा है, लो ऑक्सीजन लो रिएक्शन हो जाओ, तो जो ऑक्सीजन दे रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हाइड्रोजन निकाल रहा, चलो चलो भागो यहाँ से, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को भगाएगा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो देगा या हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जो ऑक्सीजन देगा या हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा दिए तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, है ना। अब वही कॉपर ऑक्साइड को जब H2 के साथ कंबाइन करा दिए तो फिर से कॉपर बन गया, फिर से क्या बन गया, कॉपर। इसका बहुत अच्छा एक फेमस क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना, कि मेरे पास एक ब्राउन रंग का X नाम का सबस्टेंस, X नाम का ब्राउन सबस्टेंस है, उसको जब O के साथ कंबाइन किए तो ब्लैक सबस्टेंस बना। कैसा सबस्टेंस बना, ब्लैक। अब वही ब्लैक सबस्टेंस को फर्दर H2 के साथ कंबाइन कर दिए तो फिर से वही X सबस्टेंस बन गया। तो X में क्या होगा, कॉपर होगा। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिए तो क्या बन गया, ब्लैक, मतलब रंग किसका होता है, कॉपर ऑक्साइड का होता है। वही कॉपर ऑक्साइड जब मेरा क्या हो गया, H2 के साथ कंबाइन किया तो क्या बन जाएगा, फिर से X यानी कॉपर बन गया, ठीक है ना। तो कलर याद रखना, कलर याद रखना कि कौन कौन सा कलर होता है किस किस कंपाउंड का। तो याद रखना, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक होता है, FeSO4.7H2O का ग्रीन रंग का होता है, समझा है ना। कॉपर सल्फेट का ब्लू रंग का होता है। तो ये सब कलर तुम लोग को याद रखना होगा, ठीक है ना। चलो अगला टॉपिक हमारे पास आता है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन। उसी का उल्टा है, उसमें एडिशन देखे थे ना, इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखे थे ना, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। और वहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखे थे ना, वहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ, थोड़ा उल्टा लिखा गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टेंस इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, रिडक्शन। जैसे देखो यहाँ पर क्या CO प्लस H2 है, देखो यहाँ से ऑक्सीजन को लेके भाग रहा है, कौन भाग रहा है, H2 भाग रहा है। तो ये ऑक्सीजन का CuO का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ इसका, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ इसका रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन क्या हुआ इसका। और कौन रिडक्शन कराया, ये लेग भागा इसका। जब ये लेग भागता नहीं तो क्या इसका रिडक्शन होता है क्या, नहीं। तो ये जो H2 क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जो रिडक्शन करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका रिडक्शन होगा
ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, रिडक्शन कहलाएगा, उसका रिडक्शन कहलाएगा। रिड्यूस हुआ है कौन, CuO रिड्यूस हुआ है। समझ में आया? चलो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन करा दिए, तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन भाग गया, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ भाग गया मतलब यहाँ से रिमूव हो गया है, तो इसका रिडक्शन हुआ है। कौन लेके भागा है, कार्बन लेके भागा है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। H2S है यहाँ पर, H2S यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिमूवल हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर MnO2 है और 4HCl हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि Mn के साथ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, Mn के साथ में ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। चलो यहाँ देख सकते हैं Fe2O3 है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन लेके भाग गया है कौन, Fe, तो ये क्या हो गया, अकेला हो गया बेचारा, तो रिडक्शन हो गया इसका, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। चलो अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या इसका एप्लीकेशन होता है हमारे डेली लाइफ में। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, जो कि तुम लोग इसी क्लास में जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसमें पढ़ेगा और पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है वो फूड जो हम लोग लेते हैं ना, फूड जो खाते हैं उसमें ऑक्सीजन कंबाइन करके एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है, एनर्जी देता है, क्या देता है, एनर्जी देता है। अब बताओ फूड का मतलब C6H12 और O6, C6H12 क्या हो गया, O6 हो गया। अब यही C6H12 O6 हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी दिया। देखो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ कि नहीं हुआ, और जब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हुआ मतलब यहाँ पर एक तरह का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, कह सकते हैं इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी इन द सेल, जो कि सेल में एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं एयर तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंटर करता है और पास होकर के 1000 ऑफ स्मॉल एल्व्यूली में चले जाता है, ठीक है ना। थ्रू द एल्व्यूली ऑक्सीजन डिफ्यूज, और एल्व्यूली से ऑक्सीजन ब्लड में चले जाता है और ब्लड से जो है ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन कैरी करके उसको सेल में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, मिलियंस ऑफ सेल में भेज देता है। अब सेल में क्या करता है, सेल में रिएक्शन होता है और यही रिएक्शन से हम लोग को एनर्जी मिलता है। देखो ये रिएक्शन होता है, ये फूड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, कंबाइन करके हम लोग को क्या बना देता है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है। यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है तो हम लोग को एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो एनर्जी दे रहा है कैसे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। अब बात करते हैं कंबसन रिएक्शन। तो कंबसन रिएक्शन भी एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का ऑक्सीडेशन हो गया। देखो यहाँ पर किसी चीज को जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर एक तरह का, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पर एक तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। अगर हम लोग C4H10 को जलाते हैं एक तरह का क्या हो गया, केमिकल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन को जलाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। मतलब बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न और गेट ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या, कंबसन रिएक्शन कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी में जो है वो भी हमारा एक फर्नेस के जैसा काम करता है, एक भट्टी के जैसा काम करता है, एक मशीन के जैसा काम करता है, जिसमें हम लोग जो खाते हैं वो एक फ्यूल के जैसा काम करता है। वही फ्यूल बर्न होता है, जलता है और हम लोग को एनर्जी मिलता है। मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हम लोग जंग लगना देखते हैं, क्या देखते हैं, जंग लगना। देखो इसमें जंग लगा हुआ है, इसमें क्या लग गया, जंग लग गया। तो जो जंग लगना देखते हैं ये भी एक तरह का केमिकल प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। कैसा, ऑक्सीडेशन का। तो कह सकते हैं केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग ऑफ सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल। जो भी मेटल का सरफेस रहता है उसमें क्या होता है, स्लो स्लो धीरे 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 उसको खाने लगता है। कौन, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन और जो प्रेजेंट हमारा वाटर है वो उसके साथ रिएक्ट करने लगता है, उसको खत्म करते रहता है, धीरे 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 लेयर उसका हटते जाता है और वो क्या हो जाता है, वो किसमें बदल जाता है, Fe2O3.X बदल जाता है। ये रस्ट का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला, रस्ट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो कि कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं तो देखो दो चीजें, एक रस्ट और एक हो गया कोरोजन हो गया। तो कोरोजन का मतलब होता है किसी भी चीज में अगर रिएक्शन, किसी भी चीज में अगर जंग लग जाता है, कोई भी चीज में अगर जंग लगता है उसको कोरोजन कहते हैं। स्पेशली मेटल में जंग लगता है उसको रस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। याद रखना, अगर मेटल इसमें अगर लगा है जंग तो इसको रस्टिंग कहते हैं और जो लेयर लगा उसको रस्ट कहते हैं। जबकि अदर सब्सटेंस में अगर जैसे मान लो सिल्वर में जंग लग गया, ब्लैक ब्लैक लेयर लग जाता है, उसमें कॉपर में ग्रीन ग्रीन लेयर लग जाता है, ठीक है ना,
एल्यूमिनियम में व्हाइट लेयर लग जाता है। तो ये सब जो चीज़ें, इस सबको पूरा कंप्लीट को कहते हैं क्या? कंप्लीट को कहते हैं हम लोग हैं कोरोजन कहते हैं। लेकिन अगर स्पेशली मेटल में, आयरन में हो रहा है, स्पेशली मेटल, कौन सा मेटल? आयरन में अगर हो रहा है, तो आयरन वाला कोरोजन हमारा क्या कहलाता है? रस्टिंग कहलाता है। और इसमें जो लेयर लग रहा है उसको कहते हैं रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रस्ट कहते हैं। समझ में? एक टॉपिक हमारे पास में रेंसिडिटी। क्या टॉपिक है? रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन जो है ना, वो हमारे फूड को भी अफेक्ट करता है। ऑक्सीडेशन हमारे फूड को भी अफेक्ट करता है। गर्मी का टाइम होता है, हम लोग भोजन को लेकर के ऐसे ही रख दिए, कुछ दिनों तक ऐसे ही रख दिए, या कुछ दिनों तक क्या, जैसे मान लो घर में दाल बना है, सुबह में बना, शाम तक क्या हो जाएगा? उसका स्मेल बदल जाएगा, उसका टेस्ट बदल जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा? उसमें रेंसिडिटी हो गया। क्या हो जाएगा? ये जो फूड बर्बाद होता है, फूड खराब हो जाता है ना, स्मेल उसका खराब हो जाता है, वो स्पॉइल हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑल्सो डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड एंड ईडेबल सब्सटेंस व्हेन फूड कंटेनिंग फैट्स और ऑयल। जो जिसमें ऑयल और फैट्स रहता है ना, उसको लंबे समय तक छोड़ देंगे तो क्या होता है? वो सड़ जाता है, भोजन क्या होता है? खराब हो जाता है वो भोजन। तो ये कैसे होता है? वो हमारा जो गर्मी की वजह से उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से उसका स्मेल, उसका जो है फ्लेवर वगैरह खराब हो जाता है। कह सकते हैं इट मे बी डिफाइंड एज अ स्लो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है इसमें, स्लो ऑक्सीडेशन होता है, अचानक से नहीं कि खराब हो गया, धीरे धीरे स्लो ईटिंग होता है। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स presence in food material resulting in some bad smelling compound। कुछ बैड स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं भोजन हमारा खराब हो गया है। रेंसिडिटी इसको कहते हैं। अब रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या क्या उपाय होता है? रेंसिडिटी से बचने के लिए हमारे पास कुछ उपाय होता है कि हम लोग उसको वैक्यूम पैकिंग कर देंगे, जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट ही छोड़ देंगे कि ऑक्सीजन ना तो कॉन्टेक्ट में आए, ना तो ऑक्सीडेशन हो, ना तो भोजन खराब होगा। तो वैक्यूम पैकिंग कर देंगे इसको हम लोग, वैक्यूम कंटेनर में इसको रखते हैं हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर लो, रेफ्रिजरेटर में क्या किया जाता है? टेम्परेचर को लो कर देता है, टेम्परेचर लो कर देता है, जिससे ऑक्सीडेशन उसमें नहीं हो पाता है। ठीक है ना? चलो अब देखते हैं क्या लेज या हो गया या कुरकुरे का पैकेट जो रहता है, फूला के क्यों रखता है? इसको एयर भर देता है इसमें, क्यों? ज़्यादा लगने के लिए नहीं, ज़्यादा लगने के लिए नहीं। क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरता है। कौन सा गैस भरता है? नाइट्रोजन गैस भरता है। अब नाइट्रोजन गैस क्या होता है कि वो इनर्ट नेचर का होता है, वो ऑक्सीजन के साथ में संपर्क में नहीं आने देता है, रिएक्शन नहीं करता है, तो वो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, वो बच जाता है फूड, हम लोग कह सकते हैं, और लंबे समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन अ बैग कंटेनिंग पोटैटो चिप्स एंड अदर सिमिलर स्टफ द एयर इज क्वाइट ऑफन रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन गैस उसको भर देते हैं। ठीक है ना? ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन को चेक करने के लिए, ऑक्सीडेशन को खत्म करने के लिए, ऑक्सीडेशन नहीं होने के लिए ये चीज किया जाता है। इट इज ऑलवेज, ठीक है ना, एडवाइजेबल टू प्लेस फूड मटेरियल और कुक्ड फूड इन द प्लेस, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सन कॉन्टेक्ट। तो सन कॉन्टेक्ट के उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं लगने के लिए ये एडवाइस दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? स्लो ईटिंग होने लगता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन वगैरह होने लगता है। तो यही हमारा क्या था? रेंसिडिटी वगैरह टॉपिक था। क्या समझ में आया सबों को? कोई दिक्कत है अभी भी? तो हम लोग ये चैप्टर जो है आज खत्म कर लिए, चैप्टर का थ्योरी हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर लिए पूरा। समझ में आया सबों को? कोई दिक्कत है क्या? चलो तो आज हम लोग ये पहला चैप्टर खत्म कर लिए। उसी तरह से नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक का टारगेट रहेगा लाइव प्रोसेस चैप्टर। तो लाइव प्रोसेस चैप्टर को हम लोग जो है वन शॉट में खत्म करेंगे। हाँ, इसका एक और लेक्चर होगा जिसमें हम लोग PYQ करेंगे। हालांकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, आज हम इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, इसको अलग से हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या? MCQs वगैरह इसका हो गया, जो PYQ सब क्वेश्चन, जितना सारा PYQ का क्वेश्चन है सारा हम लोग अगले लेक्चर में इसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग इसका थ्योरी वगैरह पढ़े। क्या मज़ा आया पढ़ने में सभी लोगों को? अगर मज़ा आया तो कमेंट में कुछ लिखना कि हाँ क्लास कैसा लगा तुम लोग को। ठीक है? थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा सा जो है कमेंट वगैरह कर दिया करो, जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग और जो है अच्छा कंटेंट, अच्छा लेक्चर लेकर के आए। ठीक है ना? और अगर तुम लोग जो है लाइव क्लास से जुड़ना चाहता है, हमारे लाइव क्लास से अगर जुड़ना चाहता है तो लाइव क्लास से भी जुड़ सकता है। ठीक है ना? उसके लिए तुम लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद जो है मोबाइल एप्लीकेशन इंस्पायर क्लासेस MDP, क्या सर्च करना है? तो लोगों को सर्च करना है इंस्पायर क्लासेस MDP, और जो है इंस्टॉल कर लेना है। और क्लास में जो है लेक्चर लेते हैं, क्लास में जो फिजिकल क्लास जो होता है उसी का जो है रिकॉर्ड, मतलब क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास चलता है। ठीक है ना? प्रैक्टिकल के साथ में ऐसा होता है, तो वहाँ पर जाकर तुम लोग ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना? इंस्पायर क्लास MDP सर्च करना, लाइव क्लास से जुड़ने के लिए इंस्पायर क्लास MDP सर्च करना, और बाकी जितना भी
नोटिफिकेशन होगा वो मिलते रहेगा तुम लोग को। बैच ज्वाइन कर सकता है तुम लोग अगर इंटरेस्टेड है इस तरह से लाइव क्लास, इस तरह से प्रैक्टिकल के साथ में लाइव खुद से तुम लोग आ करके यहाँ पर जैसे हम अभी किए ना, तुम लोग आके यहाँ पर करेगा। तो अगर ऐसा पढ़ना है तुम लोग को तो ऑफलाइन आओ, और अगर फिजिकल क्लासरूम नहीं करना है, ऑनलाइन करना है, तो ऐप से जुड़ के कर सकता है। ठीक है ना। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। ठीक है ना, बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा लेक्चर सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। इसी तरह से पढ़ते रहो। ठीक है ना, इसी तरह से पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। चलो मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग। चलो तब तक के फिर से थैंक यू।